सुनते हैं, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखते हैं इसमें कि पहला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एलिमेंट ऑलवेज पासेस थ्रू ऑरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन रहेगा और वो ऑरिजिन से पास करेगा तभी जाके वो, और वो वीआई प्लेन में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो वो लीनियर होगा। स्ट्रेट लाइन हो अगर वो ऑरिजिन से पास ना हो तो नॉन लीनियर, और अगर स्ट्रेट लाइन ही नहीं हो और वो ऑरिजिन से पास करता हो तब भी। तो एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट देखते हैं, आर एल एन सी, ये तीनों नेटवर्क एलिमेंट हैं और ये जो है लीनियर एलिमेंट होते हैं। जबकि नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल है डिवाइस एलिमेंट, जो कि है बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, डायोड एक्सेट्रा। तो नॉन लीनियर चाहे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा या फिर ऑरिजिन से पास नहीं करता होगा, दोनों केस में ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो आर एल सी इनका तीनों का हमने वी प्लेन में आर देखा, क्यू आई मतलब साई आई प्लेन में एल देखा और क्यू बी प्लेन में हमने सी देखा। तो तीनों लीनियर है और स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। जबकि डिवाइस एलिमेंट का भी हमने तीनों कैरेक्टर देखा। आईडी वीडी में हमने हम लोग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक देखे, जो कि वी गामा के बाद से वो ये लीनियरली मतलब लीनियरली नहीं नॉन लीनियरली हाई वेरी हाई इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, जो कि एक नॉन लीनियर हुआ। दूसरा फिर आईसी और वीसी, जो कि ऑपरेशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी है, तो ये भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। फिर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉसफेट भी देखे, जो कि नॉन लीनियर है। तो इस तरह से हम लोग तीनों को कवर किया। फिर bilateral and unilateral element को देखते हैं, जो दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है। In case of VI plane, the characteristic of bilateral element offers same impedance throughout the characteristic, whereas characteristic of unilateral element offers different impedance in the different region. Bilateral का है कि हमेशा एक ही तरह का, bilateral का है कि हमेशा एक ही तरह का, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थ्रू आउट द रीजन वो पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। जबकि यूनिलेटरल का है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव में मिक्स करेगा पहला तो, और दूसरा है कि जनरलाइज प्लेन अगर हो एनी प्लेन अदर देन वीआई प्लेन तो उसको जनरलाइज प्लेन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायलैटरल एलिमेंट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। बायलैटरल एलिमेंट हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन के अराउंड सिमेट्रिकल होगा, और अगर यूनिलैटरल होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसमें नॉन लीनियरिटी का कांसेप्ट फॉलो नहीं होता है, इसमें सिमेट्रिसिटी का कांसेप्ट फॉलो होता है कि लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी में स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट फॉलो होता है, जबकि यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं। अगर एक नॉन लीनियर फिगर भी है लेकिन वो जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में है, या जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में है, तो उसको हम लोग मतलब बायलैटरल बोलेंगे, अदरवाइज यूनिलैटरल बोलेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव हो जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आर नेगेटिव हो जाता है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड में आर जो है पॉजिटिव रहता है और सेकंड और फोर्थ में आर जो है नेगेटिव रहता है। तो इस कंडीशन की वजह से ये दोनों फर्स्ट और सेकंड का मैंने फर्स्ट और थर्ड का बोला और सेकंड और फोर्थ का बोला कि इसमें अगर है तो ये यूनिलैटरल का बायलैटरल का रहता है, और इसके साथ साथ अगर सिमेट्रिक रहे तो पक्का है कि वो बायलैटरल ही होगा। तो हमने एबीसीडी एफ ई तक देखा मैंने एग्जांपल, तो उसमें पहले जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसलिए बायलैटरल हुआ, लीनियर हुआ, और पैसिव इसलिए हुआ क्योंकि आर जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। दूसरा नंबर पे हमने देखा कि वो लीनियर तो है लेकिन ये एक्टिव हुआ क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव आर में बिलोंग करता है, और बायलैटरल इसलिए क्योंकि ये जैसा सेकंड में है वैसा ही फोर्थ में है और ये स्ट्रेट लाइन है। तो तीसरा देखे हम लोग तो उसमें जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसलिए नॉन लीनियर हुआ, और आर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में इसलिए एक्टिव हो गया क्योंकि नेगेटिव है तो एक्टिव हो जाता है, पैसिव के लिए पैसिव के लिए पॉजिटिव होना जरूरी होता है। और तो यूनिलैटरल इसलिए हुआ क्योंकि देखिए सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना कि ऑरिजिन है, ऑरिजिन के लिए होने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट और थर्ड में होना चाहिए इसका एलिमेंट सेम टाइप का डिजाइन, और सेकंड और फोर्थ में सेम टाइप का होना चाहिए, तो उससे हम लोग को बायलैटरल मिलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यूनिलैटरल हुआ। तो फोर्थ एग्जांपल में देखिए तो ये नॉन लीनियर है। फिर यूनिलैटरल इसलिए क्योंकि ये जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में नहीं है और जैसा थर्ड में है वैसा फर्स्ट में नहीं है, तो इसलिए यूनिलैटरल हुआ। और फिर एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि नेगेटिव भी है इसमें पार्ट, कुछ पार्ट नेगेटिव है कुछ पार्ट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव की वजह से एक्टिव हो गया। जबकि नीचे वाला जो फिगर है इसमें देखिए ये नॉन लीनियर तो है लेकिन ये बायलैटरल है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन है, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में है, तो इसलिए बायलैटरल हो गया। और पैसिव इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव थ्रू आउट द रीजन है। ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलैटरल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मतलब लीनियर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे बायलैटरल होंगे। क्योंकि लीनियर क्या होता है, लीनियर पासिंग थ्रू स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कहां से कहां पास करता है तो सेकंड से आपका फोर्थ में जाएगा और फर्स्ट से आपका थर्ड में जाएगा। तो वो देखिए एक तो रीजन सेम रह गया यानी कि पॉजिटिव रीजन रह गया, और दूसरा सिमेट्रिक हो गया, तो दोनों कंडीशन बायलैटरल का होता है। लेकिन रिवर्स ट्रू इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो आपका ई फिगर था, फिगर नंबर ई लास्ट जो था, ये नॉन लीनियर फिगर है लेकिन ये बायलैटरल है। तो यहाँ पे क्या लिखे थे, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बायलैटरल, यहाँ तो नॉन लीनियर था ये भी बायलैटरल है, मतलब सारे बायलैटरल लीनियर होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जितने भी लीनियर है सब बायलैटरल होंगे, ये तय है। तो नेटवर्क एलिमेंट का देखा आर एल सी तीनों बायलैटरल होते हैं, जबकि डिवाइस एलिमेंट डायोड, जेफेट, मॉसफेट, बीजेटी ये सारे के सारे यूनिलैटरल होते हैं। पैसिव और एक्टिव को देखा जो हम लोग पहले कंसीडर किए थे। इन केस ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक पैसिव एलिमेंट ऑफर ओनली पॉजिटिव इंपेडेंस, बायलैटरल एलिमेंट जो है सॉरी पैसिव एलिमेंट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव इंपेडेंस ऑफर करेगा थ्रू आउट द रीजन पैसिव जो है वो सिर्फ पॉजिटिव करेगा। लेकिन जो एक्टिव एलिमेंट है वो कहीं पे भी अगर एक्टिव हुआ, मतलब नेगेटिव इंपेडेंस ऑफर किया कहीं पे भी किसी भी रीजन में, तो पूरा का पूरा एक्टिव हो जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी तो है कि वो एक्टिव हो सकता है, इसलिए उसको पूरे का पूरे एक्टिव बोल देते हैं। पैसिव रहने के बावजूद ऑफिशियली इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीआई प्लेन ऑफर्स नेगेटिव इंपेडेंस देन द बिहेवियर विल बी एक्टिव एलिमेंट, ऐसा होता है। नॉर्मली पैसिव एलिमेंट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एक्टिव एलिमेंट जो है वो चाहे तो एनर्जी को डिलीवर करता है, रिलीज करता है, जो भी एनर्जी को डिलीवर करता है, ये कहना सही होगा, डिलीवर द एनर्जी। इफ एलिमेंट हैज एबिलिटी टू डिलीवर द एनर्जी देन द एलिमेंट विल बी एक्टिव। और एक्टिव एलिमेंट वैसे बोलते हैं कि एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, आपका जनरेटर हो गया, ऑप एम्प हो गया, बायस्ड बीजेटी हो गया। बायस्ड क्यों, क्योंकि हर कंडीशन में बीजेटी नहीं करता है, कभी वो कट ऑफ रहता है, कभी सैचुरेशन रहता है, कभी रिवर्स एक्टिव, कभी वो एक्टिव एम्प्लीफिकेशन के रीजन में एक्टिव रहता है। तो इस तरह से बायोस करना पड़ेगा तब जाके वो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। इफ एन एलिमेंट कैन डिलीवर एंड एब्जॉर्ब बोथ देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव नॉट पैसिव। तो यही मैंने डिस्कस किया था। ग्लोबली आरएलसी नेटवर्क को जो है पैसिव माना जाता है, आरएलसी को, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजिएंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेवियर विल बी एक्टिव। देखिए अब नॉर्मली जो आरएलसी है वो उसको माना जाता है कि वो पैसिव है, लेकिन जब हम लोग ट्रांजिएंट में डील कर रहे हो, मतलब टाइम कुछ सेकंड के बाद
ऐसा डील करते हैं, स्विच ऑन किया उसके कुछ सेकंड बाद ऐसा। तो ट्रांजिएंट कंडीशन में जब हम लोग डिस्चार्जिंग के केस में, जब सोर्स खत्म हो गया हो, सोर्स को ऑफ कर दिया गया हो, जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा उसको हटा दिया गया, तब जाके जो आर और सी स्टोर्ड एनर्जी के थ्रू जब वो सप्लाई करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो भी एक्टिव की तरह बिहेव करता है उस ड्यूरेशन में। उसी का एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है जो कि स्विच एस इक्वल टू 0 पे बंद होता है। तो एस इक्वल टू 0 से पहले क्या होगा, ये ओपन सर्किट होगा, यानी कि ये सोर्स आरएल नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा और दोनों आर और एल जो है पैसिव की तरह बिहेव करेगा उस ड्यूरेशन में, और फिर बी जो है वो एक्टिव की तरह वोल्टेज एक्टिव रहेगा जो कि करंट ट्रांसफर करेगा दोनों में। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये स्विच जो है बंद हो जाएगा। स्विच बंद होने की वजह से जो आपका इस तरफ का बी का रीजन है ये पूरा कट ऑफ हो जाता है, यानी कि अब आर और एल जो है यही करंट सप्लाई करेगा, और इसी वजह से दोनों का दोनों, सॉरी आर एल है तो उसमें से एल जो है वो डिलीवर करेगा और आर जो तो हमेशा एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो पैसिव रहेगा। लेकिन आपका जो एल है वो एक्टिव की तरह बिहेव करेगा, यानी कि सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जो है आर लोड की तरह बिहेव करेगा। तो आर अब एब्जॉर्ब करेगा और एल जो है डिलीवर करेगा, तो इसको सोर्स फ्री आरएल नेटवर्क बोलते हैं, टी ग्रेटर देन 0 पे। अब चौथा क्लासिफिकेशन आता है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम वेरिएंट एलिमेंट वेरीज विद द टाइम। टाइम वेरिएंट का है कि वो उसका कैरेक्टर टाइम के साथ साथ चेंज हो जाता है, लेकिन टाइम इनवेरिएंट कांस्टेंट रहता है। जैसे आरएलसी जो है ये तीनों का तीनों टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें एग्जांपल है लाइक टाइम वेरिएंट का और टाइम इनवेरिएंट का, देख सकते हैं टाइम के साथ ही चेंज नहीं होता टाइम इनवेरिएंट, और टाइम वेरिएंट टाइम के साथ चेंज होता है। पांचवा आता है लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो आरएलसी हम लोग बनाए हैं, नेटवर्क जो हम लोग बनाते हैं नेटवर्क थ्योरी चीज में हम लोग डिस्कस करते हैं, आर एक जगह है, एल एक जगह है, सी एक जगह है, तो ये फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड लम्प्ड एलिमेंट। वेयर एक केबल जो देखते हैं, वायर जो देखते हैं, उसमें आर जो है वो लिखा रहता है ओम पर मीटर, एल जो है लिखा रहता है हेनरी पर मीटर, और जो कैपेसिटर होता है वो लिखा रहता है फैराड पर मीटर। तो एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन दैट इज रेफर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन लम्प्ड एलिमेंट, जहाँ के हम चीजों को सेपरेट कर सकते हैं आरएलसी को। और फील्ड थ्योरी जो है कॉन्सेप्ट वो है वायर, केबल, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीज जो है बेस्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पे, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट पे ये बेस्ड होता है। तो आरएलसी जो हमारा क्या क्या हो गया, फिर लीनियर हो गया, बायलैटरल हो गया, पैसिव हो गया, टाइम इनवेरिएंट हो गया और लम्प्ड हो गया। नेटवर्क थ्योरी की बात करें, नेटवर्क एलिमेंट की बात करें, तो नेटवर्क एलिमेंट में लीनियर हो गया, बायलैटरल हो गया, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थ्रू द सेम रहेगा, रीजन इंपेडेंस सेम रहेगा और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहेगा। इसका पैसिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, पैसिव का भी एक एक्सप्लेनेशन और है वो बाद में देखते हैं। और टाइम इनवेरिएंट टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, और लम्प्ड रहेगा क्योंकि नेटवर्क एलिमेंट है। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल, उसमें बताया जाना है कि ये जो अगर एक ही तरह इसका फिगर का बिहेवियर रहेगा, मतलब जो फिगर नेटवर्क दिया हुआ है इस सर्किट का, अगर ए बिहेवियर रहेगा तो उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन आ जाएगा, बी रहेगा तो सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा, तो इसका क्या क्या। तो पहले देखते हैं इसमें कांस्टेंट है फिर लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए नॉन लीनियर नहीं हुआ क्योंकि ऑरिजिन से पास नहीं किया, तो नॉन लीनियर पैसिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इसका है, और 0 है कांस्टेंट की जगह, इंपेडेंस 0 है। और यूनिलैटरल इसलिए क्योंकि 1 की तरफ 4 में नहीं है, तो ये हो गया यूनिलैटरल। दूसरा इसमें नॉन लीनियर है, एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि ये नेगेटिव इंपेडेंस में भी है, नेगेटिव किस तरफ है, देखिए ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पार्ट नेगेटिव है, जबकि जो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव है, तो इसके वजह से नेगेटिव फोर्थ वाले की वजह से ये एक्टिव हो गया। और यूनिलैटरल क्यों हुआ, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट ये नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, सिर्फ वाई एक्सिस के अबाउट है, यानी कि इसका जैसा 1 में था, जैसा थर्ड में था वैसा आपको 1 में होना चाहिए था, जैसा फोर्थ में वैसा सेकंड में होना चाहिए। फिर नॉन लीनियर सी के केस में देखते हैं, नॉन लीनियर है, एक्टिव इसलिए क्योंकि ये दोनों रीजन में जो है नेगेटिव इंपेडेंस है, और यूनिलैटरल इसलिए हुआ क्योंकि जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में नहीं है। चौथा देखते हैं, तो इसमें नॉन लीनियर है ऑब्वियस है, पैसिव इसलिए क्योंकि पॉजिटिव इंपेडेंस है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव इंपेडेंस देता है, तो इसलिए पैसिव हुआ। बायलैटरल इसलिए है कि जैसा फर्स्ट में है वैसा ही थर्ड में है, इसलिए बायलैटरल हो गया। और ई नंबर देखते हैं तो नॉन लीनियर तो है, देखने के साथ पता चलता है। एक्टिव इसलिए है क्योंकि दोनों में नेगेटिव है रेजिस्टेंस, और यूनिलैटरल इसलिए होगा क्योंकि देखिए 10 ऊपर है वोल्टेज और नीचे -2.5 ही है, यानी कि दोनों सिमेट्रिकल नहीं है फिगर, भले इसका स्लोप सेम है, स्लोप इसको जानबूझ के चेंज किया है, सेम रखा गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि जैसा एग्जैक्ट मिरर इमेज चाहिए हमको, तो मिरर इमेज मिला नहीं, इसकी वजह से यूनिलैटरल हो गया। अब देखते हैं नेटवर्क एलिमेंट आरएलसी एक्टिव क्यों नहीं होता है। एक्टिव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आर कभी भी 0 से कम नहीं होता, एल कभी भी 0 से कम नहीं होता, सी कभी भी 0 से कम नहीं होता। और ये होता किस कंडीशन में, एलसी, ये जबकि ट्रांजिएंट के जब हम लोग डिस्चार्जिंग का केस डिस्कस करते हैं तब ये होता है। तो अदरवाइज क्या होता है, पैसिव होता है, आर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आर इज नॉट नेगेटिव, सो नेवर एक्टिव। ये आरएलसी जो है ये कभी भी एक्टिव नहीं होता, मतलब नॉर्मली बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो ये अपना स्पेसिफिक केस में ये एक्टिव होता ही है आरएलसी, सॉरी एल और सी जो है दोनों खाली एक्टिव होता है। एनालिसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क, पैसिव एलिमेंट आरएलसी। तो रेसिस्टर देखते हैं, रेसिस्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्रॉम फील्ड थ्योरी ओम्स लॉ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ दैट इज J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, और J क्या है, करंट डेंसिटी है। तो इसके थ्रू हम लोग निकाले कि ये तो हम लोग J और E का प्लेन बना के देखे तो हम लोग को पता चला कि इसका जो स्लोप है वो होता है सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी। तो ये लीनियर है, बायलैटरल है, पैसिव है और टाइम इनवेरिएंट है। तो सिग्मा जो यहाँ पे है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कंडक्टिविटी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कंडक्टर के केस में अगर कंडक्टिविटी टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका कंडक्टिविटी कम होने लगता है, क्योंकि वो फिर उसका अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर बहुत ज्यादा मूवमेंट होने लगता है, इसकी वजह से जो है वो उसका नेट करंट का वैल्यू, मतलब नेट जो है 0 होने लगता है, वो कोलाइड होने की वजह से आपस में। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी घट जाती है कंडक्टर के केस में। लेकिन सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने लगता है, उसकी वजह से वो जो है ये आपका उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो
फॉर कांस्टेंट मतलब सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी आपको कांस्टेंट चाहिए अगर, तो आपको टेम्परेचर जो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रखना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर वेरी कीजिएगा तो आपका कंडक्टिविटी वेरी कर जाएगा। इसलिए फील्ड थ्योरी का ये प्री अजम्पशन होता है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जाता है। तो हम सर्किट थ्योरी देखते हैं, ओम्स लॉ, तो इसमें v इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब v इक्वल टू IR। तो R जो है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का, वहां पे था सिग्मा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कंडक्टिविटी बस फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे है रेजिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो R का हम लोग एक्जैक्ट यदि ये देखें तो वो भी लिखते थे R नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, तो ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे। तो अगर मान लिया टेम्परेचर वेरी कीजिएगा तो R वेरी करेगा तो सिग्मा वेरी करेगा, सिग्मा वेरी करेगा तो v इक्वल टू IR वैलिड नहीं रहेगा और j इक्वल टू सिग्मा E भी वैलिड नहीं रहेगा। इसलिए ओम्स लॉ का प्री कंडीशन है सिर्फ टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फील्ड थ्योरी एंड सर्किट थ्योरी बोथ आर बेस्ड ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर, हेंस नो वेरिएशन इन सिग्मा एंड R। तो चूंकि ये टेम्परेचर पे ही दोनों कांस्टेंट होने पे ही ओम्स लॉ बेस्ड है, तो इसलिए सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी का भी हम वैरी नहीं करते हैं फील्ड थ्योरी में, और सर्किट थ्योरी में हम लोग रेजिस्टेंस वैरी नहीं करते हैं। ओम्स लॉ वैलिड फॉर बोथ फील्ड सर्किट एंड फील्ड, तो ये तो ऑब्वियस हो गया। तो यहाँ पे v और I का ग्राफ बना के देखते हैं, R पे जो है कांस्टेंट इसका स्लोप आ रहा था। तो J इक्वल टू सिग्मा E, तो इसको लिखते हैं J का करंट डेंसिटी है एक्चुअली, तो ये होता है I अपॉन A, I मतलब करंट अपॉन एरिया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया सिग्मा इनटू E को लिखते हैं हम लोग वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वोल्ट पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वोल्ट बाय लेंथ हो गया, तो वोल्ट बाय I अगर करें, वोल्ट बाय करंट अगर करें जो कि रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा इनटू लेंथ बाय एरिया। तो लेंथ बाय एरिया उसका अगर हम लोग बी बाय आई को लेकर लें R, तो इसका हो जाता है सिग्मा इंटू एल बाय ए, सॉरी सिग्मा नहीं, 1 बाय सिग्मा इंटू एल बाय ए, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय सिग्मा को रो लिखते हैं, तो हो जाता है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और अगर R की यूनिट देखें तो ओम इंटू सिग्मा इंटू लेंथ की जगह सेंटीमीटर और एरिया की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया तो बचा 1 अपॉन सेंटीमीटर, और रो का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ओम सेंटीमीटर इसलिए आता है रो का वैल्यू, और रो क्या है तो वो 1 अपॉन सिग्मा है। तो सिग्मा क्या है वो कंडक्टिविटी है और रो क्या है वो रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम पर सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर रेसिस्टिविटी का ये हो गया। फिर अगर कंडक्टिविटी का देखें तो वो जाता है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, इसका ये बी इक्वल टू IR। तो R का वैल्यू भी बाय आई हो जाता है, मतलब वोल्ट पर एम्पियर हो जाता है, वोल्ट बाय एम्पियर, तो उसको लिखते हैं ओम। अगर वोल्ट का वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, तो और वोल्ट का वैल्यू 0 हो और I का वैल्यू कुछ भी हो, तो उस केस में क्या होगा, b अपॉन I यानी कि 0 अपॉन I हो गया, I का कुछ भी वैल्यू है तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि अगर वोल्ट का वैल्यू 0 है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 हुआ, करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि ये कंडीशन जो है शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है। एक शॉर्ट सर्किट लाइन में करंट की कोई भी वैल्यू होगी लेकिन उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा और कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा। एक स्ट्रेट लाइन यानी एक कंडक्टिंग पाथ के बीच में अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखिएगा वो भी 0 आएगा क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट है, और साथ में उसका रेजिस्टेंस का डिफरेंस भी 0 आएगा, तो उसके बीच में रेजिस्टेंस भी 0 आएगा लेकिन करंट का एक वैल्यू होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट या फिर नॉर्टन करंट, जो हम लोग नॉर्मली डील करते हैं वो एक्चुअली यही होता है, नॉर्टन करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। फिर अगर I की वैल्यू 0 है किसी लाइन में, तो I की वैल्यू अगर 0 है और वोल्टेज कितना भी लगा हो तो उसकी जगह पे अब R इक्वल टू होता है b बाय I, यानी b की कोई वैल्यू I की वैल्यू 0 हो तो समथिंग अपॉन 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है। यानी कि वो एक ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें कि लाइन अगर बीच में से ब्रोकन है तो उसके बीच से करंट पार नहीं होगा लेकिन वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच में ऑकर करेगा। तो इसी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ओपन सर्किट होता है। एक कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी है और v का वैल्यू अगर 0 ले लें हम लोग तो I की वैल्यू 0 ही हो जाएगी क्योंकि v इक्वल टू IR होता है। तो v अगर 0 है तो R तो 0 होगा नहीं, रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन I की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर 0 एम्पियर अगर पास कर रहा है तो उसी जगह पे I का वैल्यू अगर 0 होगा तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा क्योंकि v इक्वल टू IR होता है, I 0 तो v भी 0। तो ये कॉन्सेप्ट लेकिन वैलिड नहीं होता है जब इंडक्टर एंड कैपेसिटर का केस देखते हैं। v अगर 0 है तो जरूरी नहीं कि I के 0, तो ये है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वोल्ट बाय आई, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू dq बाय dt। हम लोग जानते हैं तो आई का वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ dq बाय dt। तो यानी कि कूलम्ब पर सेकंड का कांसेप्ट से एम्पियर मिलता है हमको, ठीक है। तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ i dt। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि इसमें 10 कूलम्ब तक वेरी करता है और 2 सेकंड में 2 सेकंड में 10 कूलम्ब जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है 10 पे। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, dq इज इक्वल टू 5t 0 से लेकर t। अब यहाँ पे जो हम लोग चूंकि कंटीन्यूअस है इसलिए इसमें 0 ग्रेटर देन t लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू t, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि कंटीन्यूअस है। और 2 ग्रेटर देन 10 एट 2 ग्रेटर देन t एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। वो उधर दिया नहीं है इसलिए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि कंटीन्यूअस है। लेकिन मतलब ठीक है, इसमें i का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, dq बाय dt हो जाएगा, यानी कि 5t का डिफरेंशिएशन प्लस 10 का डिफरेंशिएशन, 5t का डिफरेंशिएशन 5 और 10 का डिफरेंशिएशन 0, इसका मतलब 5 एम्पीयर हो गया। अब ये 5 एम्पीयर जब ड्रॉ किया it और t के कॉन्सेप्ट के बीच में तो 5 का हाइट और 2 तक गया, लेकिन 2 पे जाके अगर देखें तो ये डिसकंटीन्यूअस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे 5 t इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 2 माइनस पे वैल्यू 5 है, t इक्वल टू 2 प्लस पे वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन या लेस देन इक्वल टू का साइन यूज नहीं होगा क्योंकि डिसकंटीन्यूअस है। यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन सॉरी ग्रेटर देन और स्मॉल लेस देन का साइन ही यूज होगा। तो इसलिए इसकी जगह पे क्या केस सही होगा कि अगर हम लोग लिखें 5 लेस देन 2, 5 एट t लेस देन 2 एंड 0 ग्रेटर देन 2, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होगा कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगा लिखना, जबकि लिखना ये सही होगा 2 ग्रेटर देन t इज इक्वल टू 0। और यहीं पे dq जो है, dq t जो हम लोग पहले बोले थे वो यहाँ पे लिख के दिखाएंगे।
एक क्वेश्चन है, मान लीजिए उसमें 0 से 10 जाता है और फिर -4 जाता है 4 से 6 तक, इसका फाइंड चार्ज करना है। चार्ज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आईटी कर देंगे। तो आईटी को पहले डिफाइन किया, फिर उसको इंटीग्रेट किया, निकल गया वैल्यू। अदरवाइज हम लोग ये कर सकते थे कि जो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों को, मतलब एरिया क्योंकि ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, दोनों का एरिया जो हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं। और वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल क्या होता है, तो dw/dq, यानी कि पोटेंशियल इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल जो निकालते हैं वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज निकालते हैं, यानी कि dw/dq, मतलब एनर्जी को यहाँ पे dw से नोट किया गया। वर्क मतलब होता है एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही चीज है। तो बेसिकली जूल पर कूलम्ब में वोल्ट होता है। तो अगर मान लीजिए एनर्जी दिया हुआ है और उसको वोल्टेज निकालना है तो बस डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको। अगर वोल्टेज दिया हुआ है और उसका एनर्जी निकालना है तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो v dq बस, तो एनर्जी इक्वल टू v इंटू dq हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dq हो जाएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। चलिए तो लेकर फिर शुरू करते हैं। पावर है, पावर का वैल्यू क्या होता है, पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी क्या होता है, dw लिखते हैं, w से एनर्जी वर्क भी होता है और एनर्जी दोनों को डिनोट w से करते हैं। तो dw/dt वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो dw/dt किया, इसका मतलब जूल, वर्क का जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, डिवाइड बाय सेकंड। तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, वाट में इसकी एनर्जी आती है। तो p इक्वल टू dw/dq लिख सकते हैं, मतलब dw/dt है ना, तो उसको अलग-अलग लिखते हैं, तो dw/dq इनटू dq/dt। dw/dq जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये हो जाता है अपना वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पर्टिकुलर डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस, ऐसा कांसेप्ट होता है, इन्फिनिटी टू दैट डिस्टेंस, तो उसको पोटेंशियल बोलते हैं। वहीं जा रहे हैं, तो dw/dq यानी कि v हो गया इनटू dq/dt i होता है, तो v इनटू i इक्वल टू पावर हो गया वाट्स में, पावर इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट हो गया, और इसको हम लोग वोल्ट का लिख सकते हैं, v इक्वल टू i इनटू r होता है, तो i इनटू r इनटू i यानी कि i स्क्वायर r, या फिर पावर को वोल्ट इनटू करंट ये भी सीधा लिखते हैं, या फिर आप जो है i को लिख सकते हैं v बाय r, तो v बाय r इनटू v, तो v स्क्वायर बाय r हो गया, तो पावर को v स्क्वायर r भी लिखते हैं। अब पावर एब्सॉर्ब्ड एंड डिलीवर्ड का कांसेप्ट लिखते हैं। इफ करंट एंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, अगर किसी वोल्टेज सोर्स के पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल में कोई करंट जो है एंटर करता है, मतलब किसी वोल्टेज सोर्स के या कोई एलिमेंट है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करता है, यानी कि वो सिस्टम एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, तो इसको बोलते हैं एब्सॉर्ब पावर। वो जो एनर्जी कंज्यूम किया, जो पावर कंज्यूम किया, उसको बोलेंगे पावर एब्सॉर्ब्ड। If the current leaves from the positive terminal of the voltage source, then it is called delivered power। अगर किसी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसका मतलब वो उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो पावर डिलीवर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे तीन इक्विवेलेंट फिगर है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट और 10 वोल्ट का। तो इसमें बस डायरेक्शन देखिए, जैसे पहला फिगर है तो उसमें 2 वोल्ट का करंट नेगेटिव साइड से एंटर करके पॉजिटिव से, यानी ये पी डिलीवर्ड हो गया, यानी 10 इंटू 2 20 वाट हो गया। दूसरा फिगर उसी का, अगर 10 वोल्ट को अगर नेगेटिव लिख के बाहर नेगेटिव लिखे तो देखिए हुआ दोनों इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि बस इसमें हम ओरिएंटेशन चेंज किया वोल्टेज का, ठीक है, तो -10 वोल्ट है। अब क्या हुआ, इंटर कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव से निकला, यानी पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, पावर एब्सॉर्ब 2 इंटू 10 -10 हो गया, यानी कि -20 वाट इसका पावर एब्सॉर्ब का वैल्यू हो गया। तीसरा करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया पहले के कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, तो -2 इंटू 10 वोल्ट हो गया। तो ये क्या हुआ, पावर पॉजिटिव से गुजरा यानी कि एब्सॉर्ब किया, यानी -2 इंटू 10 -10 वाट। तो ऑल थ्री फिगर्स आर इक्विवेलेंट, बट पी डिलीवर का वैल्यू 20 वाट है और पी एब्सॉर्ब का वैल्यू -20 वाट। ऐसे ये पता चला कि दोनों इक्विवेलेंट है फिगर, फिर भी एक ही चीज का अगर पावर डिलीवर्ड लिखते हैं तो प्लस कुछ वैल्यू आता है मान लीजिए, तो उसका पावर एब्सॉर्ब का वैल्यू जस्ट रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा, बस इन्वर्स कर दिया उसी नंबर को, तो आ जाता है। तो उसका आगे भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 और 2 ओम का दो अलग अलग रेसिस्टर लगा है 10 वोल्ट के करंट में। तो 10 वोल्ट से देखिए करंट निकल रहा है, देखिए पहले दोनों को जोड़ लिया 3 2 5, तो 5 10/5 यानी 2 एम्पियर का करंट निकला। अब कहाँ से निकला, पॉजिटिव से ऑफ 10 वोल्ट, तो यानी कि पावर डिलीवर्ड बाय 10 वोल्ट इक्वल टू हो गया 20 वाट। और अब 2 एम्पियर 2 ओम के रेसिस्टेंस में पॉजिटिव साइड से गुजरेगा, तो यानी कि वहाँ का पावर एब्सॉर्ब हो गया, तो आई स्क्वायर आर कर दीजिए वहाँ, तो 4 गुना 2 8 हो गया, 8 वाट वो एब्सॉर्ब किया, फिर दूसरा 4 गुना 3 कर दीजिए तो 12 वाट वो एब्सॉर्ब किया। दोनों मिला के देखिए पावर एब्सॉर्ब प्लस पावर डिलीवर्ड दोनों मिला के 0 हो जाता है वैल्यू, नहीं दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा एक्चुअली। टोटल पावर डिलीवर्ड इक्वल टू टोटल पावर एब्सॉर्ब, इंडिविजुअल सम कीजिएगा इसका, तो पावर डिलीवर्ड जितना है तो 20 वाट है और पावर एब्सॉर्ब भी 20 वाट हो गया। तो इससे इसको बोलते हैं पावर कंजम्पशन थ्योरम, या इसको बोलते हैं पावर बैलेंस इक्वेशन, या फिर इसको बोलते हैं टैलिगन्स थ्योरम। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कि 10 वोल्ट है और 8 वोल्ट का करंट वोल्टेज सोर्स लगा, फिर 2 ओम का करंट सोर्स लगा। तो 2 ओम का करंट सोर्स है, यानी कि उस पूरे लाइन में 2 ओम का ही करंट दौड़ेगा, तो 10 वोल्ट से वो करंट मान लीजिए 2 ओम निकल रहा है सीधा सीधी, तो वो डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर का वैल्यू 20 वाट हो गया। फिर आगे देखिए 10 वोल्ट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, यानी पावर एब्सॉर्ब कर रहा है, तो -8 इंटू 2 हो गया, यानी कि 16 वाट जो है वो पावर एब्सॉर्ब कर रहा है। तीसरे में देखिए 2 एम्पियर का करंट सोर्स है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से वो एंटर कर रहा है, यानी कि वो पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसका वैल्यू 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया, 4 वाट, तो इसमें भी 4 वाट एब्सॉर्ब हुआ। और इसका जस्ट पावर एब्सॉर्ब में देखिए तो 10 वोल्ट का देखिए तो -20 हो गया, और पावर डिलीवर्ड 8 वोल्ट के लिए -16, डिलीवर्ड में -4 ऐसा। फिर टोटल पावर डेल पावर डिलीवर्ड जो है उसका भी सम कीजिएगा तो वो भी 0 आएगा, और डेल पावर एब्सॉर्ब भी कीजिएगा कन्वर्ट करके कीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन ये सिर्फ वैलिड है जब कंप्लीट नेटवर्क हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि गेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक पार्ट ऑफ द नेटवर्क है, फुल नेटवर्क नहीं है। फुल नेटवर्क होता तो डेल पी डिलीवर्ड का सम, टोटल पी डिलीवर्ड का वैल्यू भी 0 होता और टोटल पी एब्सॉर्ब का वैल्यू भी 0 हो जाता। यहाँ पे लेकिन पार्ट ऑफ नेटवर्क है, इसलिए 10 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है और 8 एम्पियर जा रहा है, यानी कि 2 एम्पियर का करंट 15 वोल्ट की तरफ आएगा। और इसमें पावर डिलीवर्ड पावर एब्सॉर्ब का सम पूछा है, 3 एलिमेंट का पावर एब्सॉर्ब का सम, यानी कि पहला में देखिए पावर पॉजिटिव से घुस रहा है, यानी कि ये पावर को एब्सॉर्ब करेगा, तो 100 इंटू 10 कर दिया
1000 हो गया, वाट एब्जॉर्ब हो गया। फिर सेकंड 80 में देखिए तो 80 में वो नेगेटिव से गुजरा, पॉजिटिव से निकला, यानी पावर डिलीवर कर रहा है। पावर डिलीवर का वैल्यू 80 × 8 हो गया, 640, लेकिन उनको पूछा पावर एब्जॉर्ब, तो उसको -60 में 640 कर दिए तो एब्जॉर्ब हो गया। फिर इस तरफ देखिए तो माइनस से टर्मिनल से गुजरा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, ये भी डिलीवर कर रहा है, तो 15 × 2 कर दिए, तो 15 × 2 30 वाट ये डिलीवर कर रहा है, यानी एब्जॉर्ब करेगा -30 वाट, तो ये हो गया। फिर टोटल पावर एब्जॉर्ब कर दिए तो 1000 - 640 -30 तो ये 30 वाट पावर को एब्जॉर्ब किया। और टोटल डिलीवर पावर कीजिए तो -1000 को लिखिए, ये एब्जॉर्ब पावर है 1000, तो डिलीवर पावर हो गया -1000, तो -1000 + 60 + 30 ये पूछा नहीं था, लेकिन -30 का भी 330 का भी आंसर हुआ। थैंक यू। लेक्चर 4 में हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर व्हिच अपोजेस द चेंज इन करंट। इंडक्टेंस इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वह चेंज इन करंट को अपोज करता है। मतलब करंट का वेरिएशन होने से उसको मना करता है कि तुम वैरी मत करो, करंट कांस्टेंट फ्लो करो, जैसे डीसी है उस तरह से फ्लो करो। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगर करंट वैरी होगा तो उसकी वजह से इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा और उसी को इंडक्टर कहते हैं। द टाइम वेरिंग करंट अक्रॉस द आइडियल कॉइल प्रोड्यूसेस द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम वेरिंग करंट। तो जो टाइम वेरिंग करंट अगर उससे पास करता है आइडियल कॉइल से, तो उससे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि उसी के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसी टाइम वेरिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो आइडियल कॉइल एल से डिनोट किया वीटी और आई टी उसका करंट है। साई ऑफ टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ टी, तो ये इससे पता चला कि प्रोपोर्शनल टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम वेरिंग करंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है IT। अब देखिए साई जो है, साई का अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, साई इक्वल टू LI हो जाता है, और L इक्वल टू हो गया साई बाय I, यानी कि साई का होता है वेबर, वेबर पर एम्पियर, यानी इसी को बोलते हैं हेनरी, वेबर पर एम्पियर को हेनरी बोलते हैं। L इक्वल टू साई बाय I, उसी को वेबर पर हेनरी बोलते हैं, वेबर पर एम्पियर बोलते हैं, इसको हेनरी बोलते हैं इस यूनिट को। तो साई प्लेन को डिनोट किया, उसमें L जो है वो आपका उसका स्लोप हुआ, और लीनियर है, बायलेटरल है और पैसिव है। तो L जो देखते हैं हम लोग क्या है, L इक्वल टू होता है N∅/I। तो N∅ क्या है, N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, φ इक्वल टू फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स पर टर्न जितना नंबर ऑफ फ्लक्स, जितना अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एक एक टर्न से, उतना गुना N नंबर ऑफ कॉइल, यानी टोटल फ्लक्स डिवाइड बाय I। फ्लक्स डिवाइड बाय करंट जो होता है वही आपका L होता है, इंडक्टर होता है, इंडक्टेंस होता है एक्चुअली। तो साई का वैल्यू क्या होता है, साई नहीं, फाई का वैल्यू क्या होता है, तो फाई का वैल्यू होता है MMF, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ करके होता है, मैग्नेटिक जो भी हमको पता नहीं है इसका होता है NI, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। और रिलक्टेंस का होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस का होता है L/A म्यू या म्यू ए, जो भी है L/μA। तो ऐसा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं L के लिए, तो L इक्वल टू N∅ की जगह NI इनटू, मतलब N/I लिख दिए, इनटू फाई की जगह NI इनटू L डिवाइड बाय म्यू ए, तो आई कैंसिल, N² A म्यू डिवाइड बाय L हो गया, इतना हेनरी हो गया। L का यूनिट क्या हुआ, N² A म्यू बाय L, ठीक है, यानी कि L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI होता है, ना कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जो कि हम लोग को यहाँ देखने से मिल रहा था, क्योंकि L इक्वल टू N∅/I था। तो यहाँ से ये हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, नहीं, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N² होता है, ठीक है, यहाँ से हो गया। अब BT के फॉर्म में देखते हैं, BT क्या होता है, फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, d∅ डिवाइड बाय साई, एक्चुअली d साई डिवाइड बाय T है। तो इसका हो जाता है, साई को होता है हम लोग लेते हैं N∅, तो उसको डिफरेंशिएट करके निकल गया N d∅dt, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि d∅/dt होता है, यही हम लोग का d साई/dt जो है यही LdI/dt होता है, ठीक है। LdI/dt जो है साई इक्वल टू LI होता है उसकी वजह से। तो BT का वैल्यू क्या हो गया, LdI/dt, क्योंकि BT इक्वल टू d साई/dt था, ठीक है, तो ये ओम्स लॉ हो गया एक्चुअली। तो BT का वैल्यू LdI/dt हो गया, और I का वैल्यू क्या हो गया, 1/L इंटीग्रेशन BT dt, ठीक है, ये हो गया। अब प्रैक्टिकल जो कॉइल होता है, प्रैक्टिकल कॉइल उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस भी उस इंडक्टर के साथ रहता है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में रेजिस्टेंस रहता है। तो इसको डिनोट करने के लिए इसका कांस्टेंट जो होता है वो टाउ इक्वल टू L/R होता है, और ये सीरीज को बोलते हैं सीरीज RL सर्किट, जो हम लोग सीरीज RL नेटवर्क बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं। आइडियल कॉइल होगा तो R का वैल्यू 0 हो जाएगा, और नहीं तो R का वैल्यू स्मॉल रहेगा, तो ऐसा इसका। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टर, एनर्जाइज इंडक्टर, अनएनर्जाइज इंडक्टर। अगर पहले हम लोग देखते हैं एनर्जाइज इंडक्टर, तो इसमें क्या होता है, IT इज 1/L -∞ से T VDT, इसको बोलते हैं डायनामिक और रनिंग इंटीग्रेटर, ठीक है, इसमें मेमोरी भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें 1/L 0 -∞ से 0 dt, जो कि हमारा I इनिशियल की वजह से, मतलब इनिशियल करंट जो उसमें था उसकी वजह से आएगा एनर्जी जो पहले से स्टोर है मेमोरी, और उसके बाद फिर 1/L 0 से T dt VDT, ठीक है। तो ये हो गया एक्चुअल एनर्जी जो T के बाद टाइम सेकंड वोल्टेज लगने के बाद जो इसमें है, और इसमें जो पहले से एनर्जी है उसके लिए I0 माइनस, तो इनिशियल से पहले का एनर्जी करंट ही हो गया। और जो I टोटल का देखते हैं, I टोटल इक्वल टू I0 माइनस इनिशियल करंट ऑफ इंडक्टर और 1/L 0 से T VDT, ये हो गया इंटीग्रेशन में। तो एनर्जी देखते हैं उस हिसाब से, एनर्जी क्या हो जाता है 1/2L di, मतलब Li², हाफ Li², जो इंटीग्रेशन से हम लोग को मिला है। तो E0 माइनस, एनर्जी ऑफ 0 माइनस पे क्या देखते हैं, तो 1/2L 0 माइनस का स्क्वायर, तो इतना जूल हो गया। इन केस ऑफ अनएनर्जाइज इंडक्टर फॉर T लेस देन 0 ये वैल्यू आती है। और अनएनर्जाइज केस में क्या हो जाता है कि जो मान लीजिए उसको डेल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल डैश T इक्वल टू क्या हो जाएगा, I 1/L 0 से T VDT इंटीग्रेशन। तो इसका एनर्जी जो 0 माइनस पे था वो 0 हो गया, और I जो था वो भी 0 एम्पियर है, ठीक है, 0 जूल, मतलब प्रीवियस साइन नहीं तो कहाँ से आएगा इसमें। तो कंपेयर के दोनों को, तो IT इक्वल टू टोटल करंट है, इसमें एनर्जाइज वाला का ये इक्वेशन है, ये IT इक्वल टू जो है I0 माइनस प्लस I0 प्लस, तो इस मतलब जो 1/L 0 से T VDT था ना, इसको हम लोग ले लिया अनएनर्जाइज का, तो इसलिए इसको I' T लिख दिया। तो I0 माइनस प्लस I' T, तो इसके हम लोग को देखने से पता चला कि कोई एनर्जाइज इंडक्टर अगर है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि IT जो इसका करंट सोर्स था, करंट था, इसको हम लोग करंट सोर्स बना लिया, उसको डिवाइड किया पैरेलल में लगा के, एनर्जी जो उसका 0 माइनस पे था उसको पैरेलल में लगा दिया एज कम्पेयर टू, मतलब उसके सामने किसके, तो पैरेलल में इंडक्टर के सामने। अब जो इंडक्टर बचा ये अनएनर्जाइज इंडक्टर बचा, और जो इसका एनर्जी है जो 0 माइनस पे मिल रहा था वो उसके पैरेलल में एक करंट सोर्स की तरह दिखा दिया गया। तो अब ये अनएनर्जाइज इंडक्टर है। जब भी एनर्जाइज इंडक्टर से अनएनर्जाइज इंडक्टर बनाना होगा तो
हम लोग एल के पैरेलल में एक उसका एनर्जी का एक करंट सोर्स तैयार कर देंगे, तो इससे हम लोग को मिल जाएगा। पावर की बात करते हैं तो पावर हम लोग को पता है डी ओमेगा बाय, मतलब ओमेगा नहीं है, डी वर्क बाय डी टी है, एनर्जी डी एनर्जी बाय डी टी। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू पी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो पी को क्या लिख सकते हैं, वी इंटू आई लिख सकते हैं, तो वी आई डी टी हो गया। अब बी को क्या लिख सकते हैं, एल के टर्म में, तो एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब आई डी टी और इसका डी टी कैंसिल हो गया, यानी कि एल बाहर चलेगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी और डी आई डी टी, यानी कि अब ये इंटीग्रेशन हो गया आई का, तो एल आई स्क्वायर बाय 2 हो गया, तो यानी कि डब्ल्यू एल यानी कि वर्क जो होगा, मतलब ये एनर्जी जो होगा ये हो जाएगा 1/2 एल आई स्क्वायर, या फिर ये जूल में आ जाएगा क्योंकि ये एनर्जी है, वर्क है। तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये जीरो माइनस के लिए देखेंगे तो हाफ एल आई जीरो माइनस, और अगर इन्फिनिटी के लिए देखेंगे तो ओमेगा एल इन्फिनिटी 1/2 एल आई इन्फिनिटी। तो ये हो गया, इससे पता चला कि ओमेगा एल यानी एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, क्योंकि हाफ एल आई स्क्वायर सीधा सीधा वहां से भी देख सकते हैं। तो ये वो 4। थैंक यू। चलिए तो कैपेसिटर को पढ़ते हैं। इसमें Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B होता है, और Q का प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए QB का, तो उसमें Q इक्वल टू CV आता है, तो C इक्वल टू Q बाई V आता है। तो C जो मतलब कैपेसिटेंस है उसको लिखते हैं हम लोग कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट Q के वजह से आता है कूलम, और B की वजह से वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट इसी को फैराड बोलते हैं, तो कैपेसिटेंस का फैराड होता है यूनिट। तो कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज को कैपेसिटर अपोज करता है हमेशा। मतलब ये कहने का होगा कि Q जीरो माइनस पे जो वैल्यू होगी वही Q जीरो प्लस पे होगी, V जीरो माइनस पे जो वैल्यू वही V जीरो प्लस पे होगी, E जीरो माइनस पे जो वैल्यू है E जीरो प्लस पे होगी। एक स्टेटमेंट है कि कैपेसिटर जो है या इंडक्टर जो है दोनों एनर्जी मतलब जो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो ये दोनों क्या करता है, एनर्जी के चेंज को मोमेंट टाइम में अपोज करता है। मतलब एनर्जी जो है उसको चेंज नहीं होने देता है इन मोमेंट टाइम, छोटे से समय में एनर्जी को अपोज नहीं होने देता, चेंज नहीं होने देता है। तो जो कैपेसिटर है इसमें एनर्जी डिपेंड करती है आपकी वोल्टेज पे, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कैपेसिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर व्हिच अपोजेस द चेंज इन वोल्टेज। तो जो क्यूबी डायग्राम बना है इसमें सी इसका ये स्लोप है, और ये लीनियर बायलैटरल एंड पैसिव है। तो ये कैपेसिटर इज आल्सो रेफर्ड एज चार्ज स्टोरेज डिवाइस, जो मैंने भी कहा। तो आई इक्वल टू क्या होता है, डीक्यू बाई डीटी हमको पता है, क्यू क्या होता है तो सीवी होता है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्यू में जो सी है वो कांस्टेंट है, तो भी डिफरेंशिएट होगा यानी कि सी डीवी बाई डीटी। तो आई का वैल्यू आई इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी। अब अगर भी मानना हो तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डीटी। ये ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ क्या होगा, v इक्वल टू 1/c आई डीटी, और इसकी जगह पे एक जो था वो आई इक्वल टू सी डीवी बाई डीटी, ये भी ओम्स लॉ का हिस्सा है। एक हम लोग चार्ज इंडक्टर कैपेसिटर लेते हैं, इसमें क्यू जीरो माइनस जो है वो जीरो कूलम नहीं है, एनर्जी जीरो माइनस पे जीरो जूल नहीं है, और वोल्टेज जीरो माइनस पे जीरो वोल्ट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जाइज दिया चार्ज कैपेसिटर। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। तो VT क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू 1/c माइनस इन्फिनिटी से T dt, मतलब आई dt। तो ये डायनेमिक या मेमोरी इंडिकेटर है, जिसमें कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक एक पहले का इनिशियल मेमोरी है, मतलब इनिशियल वोल्टेज है, फिर उसके बाद फिर जीरो से T तक एक नॉर्मल वोल्टेज है। तो इसको लिखते हैं इसी को VT इक्वल टू V जीरो माइनस प्लस 1/c जीरो से T IT dt। तो ये हो गया इक्वेशन। अब अगर अनचार्ज कैपेसिटर को देखें तो इसमें V जीरो माइनस पे जीरो होगा, Q जीरो माइनस पे जीरो कूलम होगा, और E जीरो माइनस पे जीरो जूल होगा। अब इसी को लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए V डैश T से इसका वोल्टेज को दिखाते हैं, V डैश T से, तो क्या हो जाएगा 1/c जीरो से T I dt। ये हो गया। अब इसी इक्वेशन को पुट करते हैं पहले इक्वेशन में, जो VT इक्वल टू जीरो माइनस प्लस 1/c जीरो से T I dt। तो जो जीरो से T I dt वाला इक्वेशन था, इसके जगह पे V डैश T कर दिया, ठीक है, यानी कि हो गया VT इक्वल टू V जीरो माइनस प्लस V डैश T, ठीक है। तो इसको अब अगर मान लीजिए कन्वर्ट करना हो हमको, ये एनर्जाइज वाले को अनएनर्जाइज वाले में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे। तो ये इक्वेशन से हमको पता चलता है VT इसका रखिए टोटल वोल्टेज, और उसमें V जीरो माइनस का एक अलग से वोल्टेज सोर्स लगा दीजिए, उसको क्योंकि प्लस का साइन है तो हम लोग को पता है सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है। तो वोल्टेज को सीरीज में रखिए, मतलब जो कैपेसिटर था इसका वोल्टेज जो अनएनर्जाइज कैपेसिटर बनना चाहते हैं उसको रखिए, उसके पैरेलल और उसके सीरीज में उस इनिशियल वोल्टेज सोर्स को जोड़ दीजिए, वोल्टेज सोर्स बना करके उस वोल्टेज सोर्स बना करके इसके सीरीज में जोड़ दीजिए इस कैपेसिटर के। तो अभी ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी एनर्जाइज कैपेसिटर है, मतलब एनर्जी इसके साथ है, एनर्जी उतना ही रह गया, VT का वैल्यू उतना ही रह गया। लेकिन अब जो ये कैपेसिटर है, इंडिविजुअल कैपेसिटर को देखें तो वो अनचार्ज कैपेसिटर हो गया, और V जीरो माइनस जो है वो इसका इनिशियल वोल्टेज हो गया। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल कैपेसिटर को देखते हैं, प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसा होता है, या इसको लॉसी कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इसमें होता है R जो है वो पैरेलल लगा होता है C के पैरेलल में R लगा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर या लॉसी कैपेसिटर। तो R का वैल्यू प्रैक्टिकली हाई होता है, लेकिन आइडियली अगर देखें तो इन्फिनिटी होता है, मतलब दोनों के बीच में कोई लाइन नहीं होता है, ये सीधा ओपन सर्किट रहता है, वहां से सीधा रहता है। तो C जो है वो सीधा है, तो वो आइडियल है, और अगर उसमें R पैरेलल में है तो प्रैक्टिकल है। अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल देखें तो ऐसा लिखा रहता है, मान लीजिए कैपेसिटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड कैपेसिटेंस इज 2 फैराड। तो रिप्रेजेंट करने के लिए इसको तो सीधा 2 फैराड उसका कैपेसिटर लगाइए, उसके पैरेलल में R लगा करके उसको 1 ओम लिख लीजिए, यही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। पावर देखते हैं तो पावर इक्वल टू dW/dt, मतलब एनर्जी बाय टाइम होता है। तो वर्क मतलब एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या होगा, P dt इंटीग्रेशन में, तो P को लिखना VT हो जाता है। अब I को देखते हैं तो C dV/dt था ओम्स लॉ में, तो यानी V into C dV/dt into dt कैंसिल हो गया, यानी कि बचा C तो बाहर चला गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ V dV। तो V dV को इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ V स्क्वायर हो जाएगा, और C बाहर था यानी कि 1/2 CV स्क्वायर, मतलब हाफ CV स्क्वायर एनर्जी हुआ एक कैपेसिटर का। तो ओमेगा C मतलब वर्क ऑफ कैपेसिटर लिखते हैं तो या लिखिए E और C जो भी है दोनों बराबर ही होता है। तो 1/c CV स्क्वायर ये हो गया, जूल में आता है एनर्जी। और ये जीरो माइनस के लिए देखें तो हाफ CV जीरो माइनस का स्क्वायर V का स्क्वायर, और C प्लस के लिए देखें तो 1/2 CV जीरो प्लस का स्क्वायर। अब देखिए
नीचे लिखा हुआ मेमोरी एलिमेंट अपोजेस द चेंज इन एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी इन मोमेंट टाइम, चेंज ऑफ एनर्जी इन मोमेंट टाइम को अपोज करता है, जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे। यानी कि v का जो 0 प्लस पे वैल्यू होगा वही 0 माइनस पे वैल्यू होगा, उसी तरह एनर्जी का जो 0 प्लस पे वैल्यू होगा वही एनर्जी 0 माइनस पे होगा। लेकिन डिफरेंस कहां जाता है? जब मेमोरी एलिमेंट की बात की, दो ही मेमोरी एलिमेंट है आर या सी, तो सॉरी एल या सी, तो एल या सी में डिफरेंस कहां जाता है? तो क्या डिफरेंस होता है? एल जो है यानी इंडक्टर में एनर्जी डिपेंड करता है इंडक्टर के करंट पे, मतलब इन इंडक्टर एनर्जी डिपेंड्स ऑन इंडक्टर करंट, जबकि सी के केस में इन सी एनर्जी डिपेंड ऑन कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर में जो वोल्टेज गेन हुआ है वही उसका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि करंट इंडक्टर के केस में जो उसमें करंट जो उसमें फंसा रह गया है उस मतलब जो कॉइल है उसमें जो करंट फंसा रह गया उसकी वजह से उसमें इनिशियल वोल्टेज आता है, और इनिशियल वोल्टेज की वजह से इनिशियल करंट उसमें जमा रह जाता है, उसकी वजह से उसका एनर्जी बढ़ता है। तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, यहाँ से हाफ सी बी स्क्वायर होता है, ये डिफरेंस है। थैंक यू। तो लेक्चर 6 में देखते हैं सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग पहले आर का देख लेते हैं। आर में 3 आर लगा हुआ है, तो हम लोग V1 V2 V3 इसके अराउंड मार्क कर दिए और ओवरऑल वोल्टेज भी है। तो आई एक करंट जो भी जनरेट हो रहा है तो वो पूरे में फ्लो करेगा, तो हम लोग मार्क कर लिए कि I1 I2 I3 अलग अलग रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक लाइन में एक ही करंट फ्लो कर सकता है, तो इसलिए I1 I2 I3, तो उसके बेसिस पे हम लोग ओम्स लॉ से इक्वेशन निकाले कि V I1 R1 प्लस V2 मतलब KVL अगर लगाएं तो ये हो जाता है ना, V V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V को फिर ब्रेक करते हैं, V1 को ब्रेक करते हैं तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, इस तरह से फिर I को कॉमन लिया, यानी कि R1 R2 R3 इक्विवेलेंट जो है मतलब रेजिस्टेंस में जब सीरीज में लगा होगा तो इक्विवेलेंट रहता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसका ये मतलब होता है कि सिंपली जो है ऐड हो जाएगा जब ये सीरीज में लगा होगा। तीसरा चीज ये होता है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल मैक्सिमम टर्म से ज्यादा होगा। R इक्विवेलेंट क्योंकि तीनों से मिलकर बना है ना, तो 1 2 3 से मिलकर अगर बना है तो 3 3 6 हो गया, तो 6 जो है हमेशा ज्यादा होगा 3 से। 3 मतलब जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है 1 2 3 था ना, तो 1 2 प्लस 1 3 3 3 6, तो ये हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए R मैक्सिमम से ज्यादा होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग सेम भी अप्लाई किए इंडक्टर के साथ, तो L1 L2 L3 भी एक वोल्टेज है, I उसमें करंट फ्लो कर रहा है। फिर यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट किया I1 I I2 I3, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सब में डिफरेंट होगा क्योंकि करंट पास करता है और उसके बीच में एल लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, तो उससे वोल्टेज वेरी कर जाता है। उसी तरह रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज वेरी कर जाता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंज क्या नहीं होगा, तो आई चेंज नहीं होगा, तो आई सेम रह गया। और वोल्टेज का जो फॉर्मुला होता है इंडक्टर के केस में होता है एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो L1 di1 बाई डी टी, तो उसको एल डी आई बाई डी टी L1 di बाई डी टी लिख सकते हैं। उसी तरह L2 di बाई डी टी, L3 di बाई डी टी। ठीक है, फिर L1 L2 L3 कॉमन लिया और di बाई डी टी ले लिया। L इक्विवेलेंट आई डी टी के बदले ले लिया L1 L2 L3 और di बाई डी टी कैंसिल हुआ, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ये सीरीज में हो गया। और सीरीज में होने की वजह से इसका तीनों इक्विवेलेंट सिंपली ऐड हो जाएगा। और इसमें एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो कि R में यूज हुआ था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R इक्विवेलेंट, और साथ में R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R मैक्सिमम, तो यहाँ पे हो जाएगा L इक्विवेलेंट इज मैक्सिमम ग्रेटर देन L मैक्सिमम। L का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उससे भी ज्यादा होगा उसका L इक्विवेलेंट। चलिए अब सी में देखते हैं कैपेसिटर। यहाँ पे हम लोग सिमिलर C1 C2 C3 और V वोल्टेज कनेक्ट किया, I उसमें करंट फ्लो करा है, तो उसमें I1 I2 I3 तीन में डिवाइड कर लिया और V1 V2 V3 इसका तीनों वोल्टेज है। आपको पता है कि यहाँ V जो है चेंज होगा और I कांस्टेंट रह जाएगा, इसलिए V1 का वैल्यू देखिए, मतलब V को देखा क्या होता है, V इक्वल टू होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। ठीक है, हमको पता है I सेम रह जाएगा थ्रू आउट, तो इसलिए लिखे V1 का वैल्यू 1/c1 I dt इंटीग्रेशन ऑफ I dt, फिर V2 पे 1/c2 इंटीग्रेशन I dt, V3 इक्वल टू 1/c3 इंटीग्रेशन I dt। तो इसमें हमको पता चला कि जो V का वैल्यू हम लोग लिखे थे ऊपर में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वोल्टेज का जो सम था उसको अगर इसमें अप्लाई करते हैं निकलता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और अगर वो 1/c इक्विवेलेंट I dt कैंसिल करें तो आ जाता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब C इक्विवेलेंट को अगर एक टर्म में डिफाइन करना चाहें तो ऐसा होता है तीनों के लिए, C1 C2 C3 के लिए ये हो जाएगा C1 * C2 * C3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C2 * C3 प्लस C3 * C1। यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, C1 C2 C3 C1 * C2 प्लस C2 * C3 प्लस C3 * C1। ये साइक्लिक ऑर्डर में सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में तीनों टर्म को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम कुछ और को भी ट्राई किए इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर दो कैपेसिटर लगाएगा तो उसको हम लोग करेंगे C1 * C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग C1 प्लस C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। उससे 4 का रहेगा, 3 तो हम लोग देखिए C1 C2 C3 तो इसमें आता है C1 प्लस C2 C1 * C2 प्लस C2 * C3 प्लस C3 * C1, ये हो जाता है C। अगर 4 हो तो C1 C2 C3 C4, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक टर्म ऊपर से कम लेना है। ठीक है, और उस टर्म को रिपीट करना है, जैसे C1 C2 C3 C4 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड जो करेंगे उसमें 3 टर्म लेंगे और उसमें से साइक्लिक ऑर्डर में उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी C1 C2 C3 प्लस C2 C3 C1 प्लस C3 C1 C2 प्लस, अब जो ये तो 3 हो गया रिपीट, 1 2 3 2, फिर 1 2 3 तो हुआ, फिर 2 3 1 हुआ, फिर 3 1 2 ऐसा हो गया। अब देखिए बीच का एक नंबर को बाहर भेजिए जो वहां पे था, मतलब पहला डिजिट में जो लास्ट वाला था उसको बीच में लाइए, तो बस यही वो सर्कल बचा हुआ, तो C1 C3 C2। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके 4 वाला तो उसमें 2 में डिवाइड करके उसको फिर इंडिविजुअली सॉल्व करके उसको निकाल लीजिएगा। लाइक देखिए यहाँ पे एग्जांपल पहला में लाइक 1 फैराड 2 फैराड दिया हुआ है, तो उसमें 1 * 2 डिवाइड 1 + 2 तो 2/3 फैराड हो गया। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक 1 फैराड 2 फैराड 3 फैराड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 1 और 2 का पहले से पता है 2/3। ठीक है, तो तीसरा को खाली करना है 2/3 * 3 डिवाइड बाय 2/3 * 2/3 प्लस 3, तो ये यहाँ से निकला है, मतलब C1 प्लस C2 होता है नीचे, इसलिए तो उसकी वजह से ये निकला 6/11। अब पता है 6/11 जो होता है वो 0.5, अगर 6/12 रहता तो 1/2 हो जाता है, 0.5 होता है, लेकिन 6/11 है तो थोड़ा कम डिविडेंड, यानी 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 0.6 लिया। तो हमेशा जो मिनिमम नंबर है 1 उससे भी कम है, यानी कि C इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन C मिनिमम। जबकि हम लोग जो केस देखे थे R इक्विवेलेंट का केस R मैक्सिमम से भी ज्यादा होता था, उस तरह L इक्विवेलेंट
एल मैक्सिमम से भी ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे सी इक्विवेलेंट जो है वो सी मिनिमम से भी कम है। ये जबकि हम लोग सीरीज का केस कंसिडर किए हैं, सीरीज मतलब एक के बाद एक लगा हुआ, ठीक है। तो इससे हमको पता चला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम होता है, यानी कि V इक्वल टू IR, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, क्योंकि L डी होता है, ठीक है। और लेकिन C के केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से V इक्वल टू 1/C IDT ऐसा होता है। पैरेलल का केस देख लेते हैं, R1 R2 R3 पैरेलल में लगा हुआ है, V के वोल्टेज के पैरेलल में। हमको पता है V1 V2 V3 जो है तीनों आपस में सेम होगा, क्योंकि V के वो पैरेलल में लगा हुआ है। अब फिगर से हमको पता चलता है कि I1 I2 I3 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी चेंज होगा ये I1 I2 I3 ये सेम नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया, तो R का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो रेसिस्टेंस के केस में ओम्स लॉ लगा करके, तो I1 इक्वल टू V1 by R1 V2 by R2 V3 by R2। हमको पता है V1 V2 V3 सेम है, तो यानी V by R1 V2 by V by R2 V by R3। इसको अगर ऐड करें तो V बाहर आ जाएगा और 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 और I/V करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है। इसका वैल्यू 1/R1 plus 1/R2 1/R3। अब R इक्विवेलेंट अगर सीधा लिखना चाहें, जैसे कि ये तो कन्वेंशनल मेथड हुआ कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 ऐसा करना है कन्वेंशनल हुआ। लेकिन हम लोग अगर सीधा लिखना चाहें R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 plus R2 plus मतलब ऐसे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 into R2 into R3 डिवाइड बाय R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, जो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग कैपेसिटर के केस में सीरीज में देखे थे, वो यहाँ पे पैरेलल में करना है रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में। तो इससे हम लोग को पता चला R इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर दो रेजिस्टेंस लगाओ तो उसके लिए R1 R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 ऐसा करते हैं हम लोग। फिर 3 लगाओ तो R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 plus R2 R3 plus R2 R3 R1, ठीक है, ऐसा करते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा R मिनिमम से भी कम होगा। जो केस वहाँ सिमिलर सीरीज में जो केस कैपेसिटर के साथ वैलिड था वही पैरेलल में रेजिस्टेंस और इंडक्टर के साथ वैलिड होगा। तो मान लिया 1 किलो ओम और 100 किलो ओम लगाओ, तो हम लोग को देखते ही पता चल जाना जो मिनिमम होगा वो वाला उसका इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। हालांकि करके भी दे सकते हैं 1 into 100 डिवाइड बाय 1 plus 100, तो 100 डिवाइड बाय 101, तो 100 में 100 से थोड़ा सा एक वैल्यू जाता है, थोड़ा सा 1 से कम हो जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू मतलब 0.99 ऐसा हो जाएगा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो इसलिए जब भी डिफरेंस हो तो हम जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसको सीधा पिक कर लेते हैं, पिक एंड चूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कंपेरेबल वैल्यू हो, जैसे 10 हो 15 हो ऐसा, या 5 हो 10 हो 5 हो, तो ऐसा 10 into 5 डिवाइड बाय 10 plus 5 तो 3.33 हो गया। ना ये 10 के करीब हो ना ये 5 के करीब हो, मतलब छोटा वैल्यू के आसपास होगा ही, मतलब छोटा से तो कम होगा ही, वो तो तय है। L इक्विवेलेंट हमेशा छोटे वैल्यू से कम होगा, लेकिन वो कंपेरेबल नहीं है, 3 और 5 कंपेरेबल नहीं होता वैल्यू, ठीक। तो इसलिए और फिर उसका 1/L1 L के केस में देखते हैं, फिर उसका B जो है V1 V2 V3 सेम होगा। तो और यहाँ पे L I का I डिफरेंस है, तो इसलिए I इक्वल टू I1 plus I2 plus I3। वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे, V देखते थे, V सब में जो डिफरेंट था, इसलिए वहाँ पे करते थे V इक्वल टू V1 plus V2 plus V3, वहाँ I सेम रहता था। यहाँ के केस में क्या I डिफरेंट है, V सेम है, तो इसलिए I1 plus I2 plus I3 करते हैं I का वैल्यू, और I का वैल्यू हमको पता है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt होता है, ठीक है। और B समय सेम है, इसलिए V dt कॉमन रखा है 1/L1 L2 L3 इंटीग्रेशन V dt, फिर L1/L इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ V dt, फिर V dt कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L3 और फिर L1 L2 L3 डिवाइड बाय L1 plus L1 L2 plus L2 L3 plus L3 L1 इस तरह से। और फिर L इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे L मिनिमम से भी कम होगा, ये सब चला ये पैरेलल के केस में। तो आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटर का वैल्यू देखते हैं। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या करना है कि 1/C मतलब C1 C2 C3 पैरेलल में लगा है, V उस तरह लगा है और I को डिस्ट्रीब्यूट किया I1 I2 I3 में। हमको पता है यहाँ पे V सेम होगा और I जो है डिफरेंट होगा, इसलिए I1 इक्वल टू I2 मतलब I1 plus I2 इक्वल टू plus I3 इक्वल टू I होता है। तो इसलिए यहाँ पे I का वैल्यू क्या होता है, C dV by dt, तो C dV1 by dt, C dV मतलब C2 dV2 by dt, C V3 dt, तो पता है V सेम है, इसलिए C dV मतलब dV जो है पोर्शन सेम हो गया, यानी I इक्वल टू C1 plus C2 plus C3, अब V dV by dt हो गया, तो C इक्विवेलेंट dV by dt इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3 dV by dt, यानी कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 plus C2 plus C3। ऐसा कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर के केस में जब वो सीरीज में होता है तब होता है, उसी तरह से यहाँ पे कैपेसिटर के केस में जब ये पैरेलल में होता है उस तरह से सेम होता है, यानी कि C इक्विवेलेंट का वैल्यू C1 plus C2 plus C3 हो गया और C इक्विवेलेंट का वैल्यू ग्रेटर देन C मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया पैरेलल के केस में। और वहाँ पे सीरीज के केस में था कि सीरीज के केस में C इक्विवेलेंट का वैल्यू लेस देन था C मिनिमम के केस में सीरीज में, लेकिन यहाँ पैरेलल में आके C जो है C इक्विवेलेंट का वैल्यू C मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया, जबकि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इंडक्टेंस में ये जस्ट अपोजिट होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए लिख भी दिया है मैंने, R इक्विवेलेंट इज लेस देन R मिनिमम, L इक्विवेलेंट इज लेस देन L मिनिमम, बट C इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन L मैक्सिमम C मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हुआ, दैट्स ऑल। तो 1.7 शुरू करते हैं। केवीएल लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, तो उसमें दो पार्ट आते हैं, केसीएल एंड केवीएल। केसीएल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केसीएल टोटल करंट अक्रॉस एनी नोड इन अ गिवन नेटवर्क विल बी जीरो। किसी भी नोड के अक्रॉस में नोड के इनकमिंग आउटगोइंग करंट को जोड़ेंगे तो वो टोटल वैल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब करंट किसी में जीरो रहेगा। तो हम लोग दो कन्वेंशन देखते हैं इसमें कि एक इनकमिंग करंट हो तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं, ये हम लोग यूज करने वाले हैं हंड्रेड बेस्ट है। और दूसरा एक मेथड होता है कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लो, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लो, तो ये मेथड हम लोग नहीं यूज करने वाले, लेकिन ये भी वैलिड होता है। तो यहाँ पे देखिए I1 I2 I3 I4 है, इसमें I1 एंड I2 इनकमिंग है इसलिए इसको नेगेटिव लिखे हैं, और I3 I4 यहाँ पॉजिटिव है, आउटगोइंग है इसलिए इसको पॉजिटिव लिखे हैं, इसको जीरो लिखे। टोटल करंट क्योंकि जीरो होता है अकॉर्डिंग टू केसीएल, तो I1 plus I2 इक्वल टू I3 plus I4 मतलब टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और वो वैल्यू ऑब्वियसली टोटल मिला के जीरो हो जाएगी। फ्रॉम 1 into हम लोग को पता है कि एक जो इक्वेशन है मतलब -I1 -I2 plus I3 I4, और दूसरा हमको पता है करंट इज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज, तो उससे हम लोग लिख सकते हैं -dq1 by dt minus dq2 by dt plus dq3 by dt plus dq4 by dt। तो -q1 minus q2 plus q3 plus q4 इसका सम जीरो होगा, और सिंप्लीफाई करें तो -q1 minus q2 plus q3 plus q4 इक्वल टू जीरो। तो केसीएल इक्वेशन को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन भी कहते हैं।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन केसीएल कहलाता है। केसीएल केसीएल मतलब उसमें करंट जो होगा वो टोटल करंट किसी भी नोड के क्रॉस जीरो होगा। तो जब करंट जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है तो चार्ज भी टोटल अक्रॉस नोड जीरो होगा, तो वही लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो केसीएल कहलाता है। तो आउटगोइंग चार्ज भी जीरो होगा, मतलब ओवरऑल चार्ज भी जीरो होगा, ओवरऑल करंट भी जीरो होगा किसी भी नोड पे। फिर नोडल एनालिसिस देखते हैं। तो नोडल एनालिसिस क्या होता है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ होता है। तो इसमें हम लोग नोड को पकड़ पकड़ के एक नोड दो नोड जहाँ पे दो से ज्यादा ब्रांच, दो से ज्यादा मतलब तीन ब्रांच जहाँ पे तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच जहाँ पे आके मिलता है उसको नोड करता है। तो उसमें केसीएल और ओम्स लॉ को यूज करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन देखिए कुछ कंडीशन है, लाइक ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट टेंपरेचर। ओम्स लॉ का कंडीशन ही होता है कि वो कांस्टेंट टेंपरेचर पे वर्क करेगा। लेकिन केसीएल जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर होता है। उसी तरह केसीएल जो है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर होता है। उसमें लीनियर दे दीजिए, लीनियर बायलिनियर, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव, जो भी लीनियर नॉन लीनियर सब में वैलिड होता है। लेकिन ओम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर लीनियर लीनियर बायलैटरल लीनियर बायलैटरल एंड पैसिव एलिमेंट के लिए सिर्फ ओम्स लॉ वैलिड होता है, लीनियर बायलैटरल एंड पैसिव एलिमेंट। तो इसलिए अब तीसरा देखते हैं कंडीशन कि ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर बोथ लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ओम्स लॉ को फर्क नहीं पड़ता कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा वायर है या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लगा हुआ है, लम्प्ड है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केसीएल को फर्क पड़ता है। केसीएल में सिर्फ और सिर्फ लम्प्ड एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। तो ओवरऑल जो नोडल एनालिसिस है वो दोनों को मिलकर बना, इसलिए जो मिनिमम कंडीशन होगा वही होगा। और उसके वजह से टेंपरेचर जो है नोडल एनालिसिस के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, लीनियर और पैसिव होना चाहिए और बायलैटरल एलिमेंट होना चाहिए। ये तक पक्की बात है। और थर्ड कंडीशन होता है कि एक लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होना चाहिए। उसी तरह से केवीएल जो हम लोग देखे थे, केवीएल होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप। इसमें लूप का कॉन्सेप्ट है, उसमें केसीएल के लिए नोड का कॉन्सेप्ट है। नोड मतलब जहाँ पे कि दो से ज्यादा ब्रांच जो यहाँ पर आके आपस में मिलता है। जबकि लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कंप्लीट क्लोज पाथ होना चाहिए, पाथ सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ से चले वहीं पे आप वापस आ गए तो उसको हम लोग एक लूप बोलते हैं। तो वो लूप जो है वो टोटल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप विल बी जीरो इन एनी गिवन नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में टोटल क्लोज लूप में अगर चलेंगे कहीं से कहीं तो उसमें जो वोल्टेज होगा वो हमेशा जीरो मिलेगा। तो आर एल सी तीनों लगा दिए, V1 V2 V3 लगा दिया उसके पास, और जो वोल्टेज लगाए थे वो था V, और उसमें एक आई करंट फ्लो करा दिया। तो हम लोग यहाँ पे पहले केवीएल लगाएंगे। केवीएल के अकॉर्डिंग माइनस V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, केसीएल लिखने का दो स्टाइल होता है कि चाहे तो आप पहला जो उसका पोलैरिटी है उसको पकड़ें, वोल्टेज का या रेजिस्टेंस का, जिसका भी लेना, करंट का जिसका भी, हालांकि हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं केवीएल में। तो पहला जो पोलैरिटी है उसको बस हम लोग पकड़ेंगे, तो ये हम लोग करते हैं 100 से। अदरवाइज हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे V का, जैसे हम लोग पहला भी जो उसका हम लोग माइनस लिया है तो उसके जगह पे प्लस भी ले सकते हैं। लेकिन अगला जो आर वाला है उसका माइनस लेना होगा, एल वाले का माइनस लेना होगा उस तरह से। तो हम लोग ये वाला इक्वेशन चूज करते हैं, इसमें हम लोग पहला जो इक्वेशन पहला जो पोलैरिटी मिलता है बस उसको पिक कर लेते हैं। तो वहां से मिला माइनस V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि वोल्टेज जो होता है वो चार्ज वर्क डन मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का ये जो एनर्जी और वर्क दोनों सेम ही होता है इसलिए। तो dw/dq आता है उसका, तो इसकी वजह से माइनस dw/1 की वजह से माइनस dw/dq माइनस dw1/dq माइनस dw2/dq माइनस dw3/dq। हम लोग गौरतलब है कि चार्ज Q1 Q2 और जो फाइनल था Q उसमें डिफरेंस क्यों रखें, क्योंकि देखिए ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ में करंट सेम होता है, करंट सेम होता है तो उसका चार्ज भी सेम होता है। इसलिए आप dq में ओवरऑल dq ही रखे और सबको जो जीरो होने की वजह से उसको कटा दिया, नीचे से ऊपर ले रखे उसको कटा दिया। ठीक है, फिर यानी कि मिला हमको माइनस w प्लस w1 प्लस w2 प्लस w3, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, W क्या एनर्जी था, तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू मतलब वैलिड हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को हम लोग केवीएल बोलते हैं। केवीएल क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व हो जाता है, जबकि केसीएल में हम लोग का चार्ज कंजर्व होता था। वहाँ केसीएल में चार्ज कंजर्व हो रहा है, केवीएल में एनर्जी कंजर्व हो रहा है। अच्छा, जो केवीएल है उससे बनता है मेश एनालिसिस। तो मेश में क्या करते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक मेश को मतलब लूप को, दो मेश मतलब होता है दो या दो से अधिक लूप को आपस में कंबाइन करके तब उसको सॉल्व करते हैं मेश में। ठीक है, और जो नोडल एनालिसिस होता है उसमें हम लोग दो या दो से अधिक नोड को हम लोग कंसिडर करके उसमें इक्वेशन लगाते हैं। तो इस तरह से तो केवीएल में जो है मेश एनालिसिस में हम लोग जो है केवीएल और ओम्स लॉ को यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ का कंडीशन तो जो हम लोग पहले देखे थे वही है, लेकिन केवीएल का इक्वेशन, केवीएल का जितना भी कंडीशन है वो सेम एज केसीएल है। केसीएल का जो भी कंडीशन है वो सब इसमें, जैसे टेंपरेचर से इंडिपेंडेंट होता है केसीएल केवीएल दोनों। फिर लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल, यूनिलैटरल सबके लिए वैलिड होता है केसीएल केवीएल दोनों, तो वो भी वैलिड है यहाँ पे। और फिर तीसरा कंडीशन होता है लाइक लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड में से सिर्फ लम्प्ड के लिए जो है केसीएल केवीएल दोनों वैलिड होता है, तो वो कंडीशन यहाँ फॉलो हो जाएगा। उसी तरह से ओम्स लॉ जो कांस्टेंट टेंपरेचर के लिए होता है, फिर लीनियर, पैसिव और बायलैटरल एलिमेंट के लिए ये वैलिड होता है, तो उस तरह से ये भी फॉलो अप हो गया। फिर लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के लिए ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो इस दोनों का कंक्लूजन ये निकला कि मेश एनालिसिस में आपका टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लीनियर, बायलैटरल एंड पैसिव होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ही होना चाहिए तभी जाके वैलिड होगा। तो ये इसकी वजह से सही हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि 10 वोल्ट है और V1 V2 दो वोल्टेज है जो जिसके अंदर लगा हुआ है 2 ओम का और 3 ओम का दो रेजिस्टेंस। तो हम इसको पहले केवीएल लिखते हैं, तो -10 पहला जो पोलैरिटी उसको पकड़ते हैं प्लस V1 प्लस V2 ऐसा, फिर उसमें मेश एनालिसिस जब लगाते हैं तब जाके उसमें आता है। हालांकि देखिए मेश एनालिसिस हुआ नहीं है, इसमें सीधा ओम्स लॉ लगाने दो। मेश एनालिसिस तब होता है जब दो या दो से अधिक लूप को हम लोग कंसीडर करते हैं एक साथ, तो उसमें मेश एनालिसिस लगता है। तो ये हो गया। अब -10 प्लस 5/3 प्लस 2 वाला आई जो है, तो इसकी वजह से आई का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। अब देखिए इसी जगह अगर हम लोग वोल्टेज जो लिखा हुआ था उसका पोलैरिटी को हम लोग अपोजिट कर देते हैं, पोलैरिटी अगर अपोजिट करते हैं तब क्या चेंज हो जाता है, जैसे वो -10 आया था तो ये +10 आ जाएगा, +10 प्लस V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू -5i, i इक्वल टू माइनस मतलब i मतलब जो भी है -i इक्वल टू 10/5, यानी कि i इक्वल टू -2 एम्पियर। -2 एम्पियर का कहने का ये मतलब हुआ जो हम लोग डायरेक्शन कंसीडर किए हैं करंट लेने का वो बस गलत है।
वो उसका जस्ट अपोजिट होगा, और कोई अंतर नहीं है इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में, इस आंसर में उस आंसर में। इसका बस एक ही मतलब हुआ कि आई का डायरेक्शन हम लोग पहला में एज्यूम किया है वो सही था उसके कंपेयर उस सर्किट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हम लोग दूसरे इक्वेशन में दूसरा जो हम लोग ये बना है सर्किट बना है उसमें जो करंट डायरेक्शन दिए हैं वो बस अपोजिट निकला हमारा, मतलब ये गलत निकला। जो हम लोग एज्यूम किए थे वो एजम्पशन गलत था कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, जबकि उसके जस्ट अपोजिट से करंट फ्लो करेगा और एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, तो 2 एम्पीयर का आंसर होगा। दैट्स ऑल। लेक्चर 8 फाइंड वोल्टेज ऑफ वीए। तो ये फिगर है, इसमें वी का वैल्यू निकालना है, वी एक नोड है। तो मेश एनालिसिस में अप्लाई करते हैं, लूप वन में जो फाइंड करते हैं उसमें तो I1 करंट और I2 करंट अपने हिसाब से अपना डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, जैसा हम लोग लिया वैसा भी ले सकते हैं, उसमें एक को जैसा रखना वैसा दूसरे को अपोजिट भी कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। करंट अपने हाथ में होता है, लूप करंट अपने हाथ में होता है, किसी तरफ से उसको फ्लो करा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं -10 और I1 और फिर 2 में लेके देखिए जिस तरफ से हमारा लूप जा रहा है, लूप करंट जा रहा है, हम उसको डोमिनेटिंग लेंगे तो I1 - I2 +1 हो गया। दूसरा जब लिखे तो उसमें नीचे से शुरू करते हैं, मान लीजिए तो -1 वोल्ट +2। अब देखिए यहाँ पे I2 को डोमिनेटिंग लिया और I1 को लेस डोमिनेटिंग लिया, तो -I1 हो गया +3 I2 -2, तो ये हो गया। अब दोनों को सॉल्व करके हम लोग तो देखिए कि दोनों में 3I1 - 2I2 = 9 है, तो 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करने से दोनों का I1 सेम हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लाई किया और उसकी वजह से I1 दोनों को फिर ऐड कर दिए, तो I1 वाला टर्म गायब हो गया, यानी कि 15 - 4 11 I2 बचा और 27 उधर बचा, तो I2 = 27/11। फिर इसी चीज को किसी एक में वैल्यू में पुट कर देंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए हैं, तो I1 का वैल्यू 51/11 निकल गया। और फिर तो एक कंफ्यूजन हम लोग को बार बार आ रहा है, जो हम लोग अभी 1 करके लिखे हैं, इसमें एक चीज है। देखिए VA जो हम लोग लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे वो VA के लोकेशन पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो, ठीक है, VA की जगह एज्यूम कर लेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स लगा, तो उसका पेंदा जो है वो नीचे की तरफ होगा और जो उसका प्लस वाला पॉइंट है वो ऊपर की तरफ होगा। बस यही इमेजिन कीजिए और ये इक्वेशन को देखिए, लाइक -1 नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो -1 वोल्ट +2 इंटू हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि I2 - I1 लेंगे, ठीक, इज इक्वल टू, अब जो पहला बेटा है हम लोग को क्या बेटा है, वो माइनस था, ठीक है, तो ये लिख दिया माइनस, सॉरी मैंने गलत कॉन्सेप्ट बोला, लाइक इस पूरे वोल्टेज के पैरेलल में एक इमेजिन कीजिए कि एक वोल्टेज लगा हुआ है 20 वोल्ट का। तो अब जब जो केवीएल को पूरा करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट केवीएल अगर लगाते हैं इसमें, तो इसमें क्या हो जाता है, -1 नीचे से +2 इंटू I2 - I1 लिखिए, फिर हमको जो पैरेलल में आके मिलेगा वो प्लस वाला भी मिलेगा, ना कि माइनस वाला, और वही प्लस वाला भी को हम इक्वल टू के बाहर भेज दिए, इसलिए वो माइनस हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे आता है I2 - I1 का 27/11 -51/11 -48/11 -1 दोनों को ऐड किए, फिर यहाँ -11 59/11 आया है। VA का वैल्यू -VA का वैल्यू आ गया -59/11, यानी कि VA = 59/11 यहाँ से वैल्यू निकला। तो अदरवाइज हम लोग ऐसे भी देख सकते थे कि VA = 2I1 - I2 +1। तो ये तब वैलिड है जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो I1 डोमिनेटिंग हो जाएगा, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो 2I1 - I2 +1 नीचे वाला जो है, ठीक है, तो इसके वजह से 51 जो भी है, तो यहाँ से भी 59/11 निकला हम लोग का आंसर। और देखिए यहाँ पे हमारा कन्वेंशन सही हो गया, लाइक VA जो है V अंदर आएगा तो -VA हो गया, और हम लोग जो वोल्टेज एज्यूम किए थे कि नीचे से मतलब पैरेलल में लगा हुआ चीज, तो समझिए एक तरफ से जा रहे हैं और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यानी कि माइनस पहले आएगा VA का, ठीक है, फिर ऊपर से आएंगे तो 2 आएगा, 2 के वहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, I1 डोमिनेटिंग और I2 लेस डोमिनेटिंग, तो उस वजह से ये इक्वेशन सही हो गया। और फिर देखिए एक और चीज कर सकते हैं कि -10 +1 इंटू I1 + VA, पूरे को VA ले सकते हैं, पूरे का वोल्टेज VA, क्योंकि है ही वो पैरेलल वाला जो वोल्टेज लिखे थे वो, तो वहां से भी हम लोग को वैल्यू निकला 59/11 निकल जा रहा है, लेकिन इसके लिए I1 और I2 का वैल्यू पहले से पता होना चाहिए। फिर दूसरी तरह से -VA +3I2 -2 ये देख लेते हैं, ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है उस पर केवीएल लगाने से मिलता है हमको, तो वहां से भी हमको 59/11 मिल गया। अब अगर इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, जो कि करंट सोर्स के साथ वैलिड होता है, अब तक मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते थे, कर रहे थे, इसमें कि केवीएल प्लस ओम्स लॉ वैलिड होता है, इसमें हम लोग नोडल एनालिसिस में हम लोग कैसे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रांच करंट हम लोग देखेंगे, तो जो कि आउटगोइंग होगा हम लोग ये देखेंगे कि VA जो है वो डोमिनेटिंग नोड है और वहां से सारा जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो देखिए केवल का इक्वेशन VA पे लिखते हैं, तो I1 + I2 + I3 का वैल्यू 0 होता है, नोडल KCL से आता है ये चीज, तो इसको हम लोग इलैबोरेट करते हैं और उसमें ओम्स लॉ को लगाते हैं। तो I1 = VA - 10/1, उसका जो ओम है 1 ओम, I2 = VA - 1/2, I3 में हो जाता है VA -2, देखिए माइनस तो लगना है, और जो वोल्टेज रहता है उसको सीधा लिखते हैं, लास्ट वाला जो वोल्टेज है, तो लास्ट वाला वोल्टेज क्या है, -2 वोल्ट है, तो इसलिए उसको -2 लिखें /3। अब इस तीनों को ऐड कर देते हैं तो मिलता है हम लोग को 59/11, VA का वैल्यू वापस से 59/11। अब यहाँ पे हम लोग को एक मॉडिफिकेशन अगर करते हैं कि ये जो 1 वोल्ट है इसको 1 एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, तब देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो आप KCL VA लगाते हैं, तो VA - 10/1 -1 एम्पियर, क्योंकि अब ये वोल्टेज नहीं रहा, करंट हो गया, तो वो एक ब्रांच में एक ही करंट होता है, तो जो करंट लग गया वो पूरे में लग गया, यानी कि -1 हो गया, और इनकमिंग करंट को हम लोग माइनस लेते हैं, इसलिए -1 लगा, प्लस VA -2/3, अब ये 3VA और जो भी है VA हो गया 31/4। अब देखिए ये VA और ऊपर वाला VA में अंतर आ गया, क्योंकि 1 वोल्ट का करंट 1 वोल्ट के एम्पियर के बराबर, करंट के बराबर नहीं होता, करंट सोर्स के बराबर, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू डिफरेंट आ गया। और इससे ये भी पता चला कि ये जो 2 एम्पियर है ये रिडंडेंट हो गया, क्योंकि हम लोग जब -1 ओम से उस पूरे ब्रांच को रिप्रेजेंट कर दी, मतलब 2 ओम का कोई मतलब नहीं था, वो रिडंडेंट ब्रांच हो गया, रिडंडेंट एलिमेंट हो गया, तो इस तरह से इसको देखते हैं। या फिर इसी चीज को हम लोग KCL से KVL से भी निकाल सकते थे, लाइक मेश एनालिसिस लगा के, कि उसमें क्या करते कि -10 + I1 × 1 + VA यहाँ से सीधा ले लेते हैं, और फिर VA का वैल्यू लेते हैं, VA =
तो यहाँ से वी ए इक्वल टू आ जाता है 10 माइनस I1 आ जाता है। और फिर दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, तो इसमें लिखते हैं माइनस वी ए प्लस 3I2 माइनस 2। फिर वही इमेजिन कीजिए कि वो बी ए पैरेलल में लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग लिखे हैं, तो बी ए इक्वल टू 3I2 माइनस 2। अब दोनों को सॉल्व करने से आ रहा है 12 इज इक्वल टू 3I2 प्लस I1, और हम लोग को पता है कि I2 माइनस I1 का वैल्यू जो है, मतलब देखिए ये जो करंट ब्रांच करंट है कितना 1 एम्पियर ऊपर की तरफ है, मतलब जो ऊपर वाला करंट होगा, जाने वाला करंट वो डोमिनेटिंग होगा और उसका जो अपोजिट साइड से आ रहा होगा वो लेस डोमिनेटिंग होगा। तो I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये वाला एज्यूम करके फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके I1 I2 का वैल्यू निकालें, तो वो हो गया 13/4 और 9/4। ठीक है, तो I1 का वैल्यू 9/4 है और 13/4 I2 का वैल्यू है। अब देखिए इसको हम लोग एक और मेथड से निकाल सकते थे क्या, कि -10 × 1 × I1 प्लस 2 × I1 माइनस I2 प्लस B। तो नीचे वाला जो केवीएल लगाना है क्योंकि हमको, तो ये जो I1 जो करंट सोर्स था इस पूरे को इसके अकॉर्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक वोल्टेज एज्यूम कर सकते थे, एक डमी वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि देखिए वोल्टेज करंट सोर्स के पास एक वोल्टेज होता ही, हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और इसके चक्कर में हम लोग केवीएल नहीं लगाते थे पहले, जब तक हम लोग को जानकारी नहीं था। तो इसलिए इसका वोल्टेज लगा करके और उसको फिर हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो फिर माइनस बी, सेकंड वाला इक्वेशन माइनस बी प्लस 2I2 माइनस I1 प्लस 3I2 माइनस 2। तो ये वाला इक्वेशन लिखा और इसको सॉल्व करने पे मिला I2 माइनस I1 इक्वल टू 1 का हेल्प से यहाँ पे मिल गया I2 इक्वल टू 13/4, I1 इक्वल टू 9/4। देखिए तो यहाँ पे भी एक्जैक्टली सेम मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज और कंसिडर करेंगे कि लाइक ये जो आपका करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है उसके अक्रॉस का वोल्टेज और करंट थोड़ा सावधानी से लेना होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 3 फिगर लिखते हैं, ए बी और पीछे तरफ है सी, जिसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइक पहली बार जो है वो ओरिजिनल फिगर है जो हम लोग अभी देखे थे, तो इसमें वी ए इक्वल टू वैल्यू निकलता है 39/4। तो बी का वैल्यू क्या होता है, नहीं बी का वैल्यू तो क्या निकलेगा, सॉरी बी का वैल्यू 31/4 है। तो 31/4 इक्वल टू 2। देखिए हम लोग को जाना किधर से है, I1 माइनस I2 ऊपर से नीचे की तरफ देखना मान लीजिए, तो क्योंकि हम लोग बाहर लिए हुए हैं बी ए, यानी अंदर आएगा तो माइनस बी ए, यानी कि हम लोग पैरेलल का लिए हैं और ऊपर से ही नीचे आए, तो माइनस बी ए प्लस 2 × I1 माइनस I2 प्लस बी। तो इसको सॉल्व करके मिला बी का वैल्यू 39/4 वोल्ट, और इसका पी डिलीवर्ड ले लें तो 39/4 × 1 हो जाएगा। बी इंटू ए होता है किसी भी चीज का वोल्टेज, तो सॉरी पावर डिलीवर्ड, जब पावर का फार्मूला होता है बी इंटू आई। तो ये दोनों इसमें है, तो इसका वजह से 39/4 इसका वो वाट इसका पावर हो गया। दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो 2 ओम था उसको रिडंडेंट बना करके उसको रिमूव कर देते हैं। तो अब बी का वैल्यू कितना हो गया, बी का वैल्यू एक्जैक्टली बी हो गया, क्योंकि देखिए और कोई तो है नहीं बीच में, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से हो गया। तो बी का वैल्यू होने की वजह से 31/4 वाट इसका वैल्यू हो गया। और इसी के केस में हम लोग क्या करेंगे कि 2 ओम की जगह हम लोग एक 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा देंगे। अब क्या होगा, इससे डिफरेंस क्या है, वी का वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि करंट के सामने कुछ भी लगा दो आप, रेजिस्टेंस लगाओ ना लगाओ, वोल्टेज लगा दो, कुछ भी नहीं होगा उससे। ठीक है, वो उतना ही निकलेगा और केसीएल उसको ऐसे ही रीड करेगा, 1 एम्पियर इनकमिंग वाला नोड रीड करेगा। तो रिडंडेंट एलिमेंट बी है, तो बी का वैल्यू तो सेम रह गया। अब बी का वैल्यू सेम रह गया, लेकिन बी के वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्योंकि बी इक्वल टू 1 प्लस बी हो जाएगा, और तो बी का वैल्यू कितना हो गया 27/4 हो गया, इसलिए पावर डिलीवर्ड इसका 27/4 वाट हो गया। और बी A1 A2 A3 तीनों में ये वैल्यू जो है डिफरेंस कर जाएगी पावर डिलीवर्ड का। थैंक यू। तो लेक्चर 9 रिकॉर्ड करते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल है। वोल्टेज डिवीजन रूल इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। इंपॉर्टेंट है कि एक सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट में ही वैलिड होता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए Z1 और Z2 दो एलिमेंट सीरीज में लगे हुए हैं, तो Z1 या Z2 इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज है वो उनको टोटल वोल्टेज अगर दिया हुआ है तो उसके वजह से निकाल सकते हैं। तो V1 का वैल्यू मतलब जो वोल्टेज अक्रॉस Z1 जो इंपेडेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज इंटू Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। इसी तरह Z2 इक्वल टू V2 इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। इसी को वोल्टेज डिवीजन रूल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 2 फिगर दिखाया है उसमें ये कहना है कि अगर मान लीजिए टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 0 है, टर्मिनल वोल्टेज 0 है, तो उसको हम लोग 0 देके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओवरऑल वोल्टेज को V2 या V0 ऐसा करके मान सकते हैं। अदरवाइज उस पूरे को हम लोग दिखा ही नहीं सकते हैं और नॉन न्यूट्रल उसको एक सिंपल सीरीज की तरह दिखा सकते हैं। तो दोनों का फिगर का मतलब सेम होता है। चलिए तो इसको प्रूव करते हैं। इसको स्टेप की वजह से स्टेप 1 में हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं इस सर्किट में। तो माइनस बी प्लस I1 Z1 प्लस I2 Z2। अब I के साथ जो Z1 Z2 इसको कॉमन लिया और B को उस तरफ भेज दिया। I का वैल्यू क्या हो गया, B अपॉन Z1 प्लस Z2। अब ओम्स लॉ सेकंड स्टेप में अप्लाई किया तो I इंटू Z1 V1 का वैल्यू हो गया, और I का वैल्यू ऊपर लिखे थे B अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 कर दिया। बस यही, इसी को हम लोग B इंटू Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, V2 इक्वल टू I इंटू Z2, उसी तरह B अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू Z2। तो इसका मतलब हो गया B इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, ये I2 का वैल्यू हो गया। ये VDR है। तो अगर मान लीजिए हमारा इंपेडेंस जो है वो R है, हम लोग रेजिस्टेंस के लिए इंपेडेंस देख लेते हैं, तो R की जगह R रख देते हैं। तो V1 इक्वल टू V इंटू Z1, सॉरी Z1 का वैल्यू V1 का देख रहे थे, V1 इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2 हो जाएगा। फिर उसके V2 का देख रहे थे तो V इंटू R2 डिवाइड R1 प्लस R2 हो गया। इंपेडेंस अगर हम लोग इंडक्टर के लिए देखें तो इंपेडेंस ऑफ इंडक्टर L जो होता है वो LS होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, या फिर ओमेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में फिर हो जाता है, या फिर ZL इक्वल टू J⍵L। तो J⍵L करके हम लोग सॉल्व किए हैं, तो V इंटू Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 ये होता है V1 का वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग हो गया B इंटू J⍵L1 प्लस डिवाइड बाय J⍵L1 प्लस L2। J हो गया कॉमन ले लिए तो कट गया आपस में, और B L1 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। उसी तरह से V1 का वैल्यू हो गया B L1 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। उसी तरह V2 का वैल्यू B L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है C का केस। C में क्या होता है, Z इंपेडेंस ऑफ C इक्वल टू होता है 1/CS लैप्लास में, या फिर 1/J⍵C ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इसलिए V1 का वैल्यू क्या लिखेंगे,
तो बी इंटू जेड वन डिवाइड बाई जेड वन प्लस जेड टू, इसमें यही फॉलो होता है, लेकिन बी का वैल्यू इसमें बदल जाता है, सॉरी जेड वन का वैल्यू बदल जाता है। जेड वन का वैल्यू होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी वन और जेड टू का वैल्यू होता है जे ओमेगा 1 अपॉन जे ओमेगा सी टू। तो उसके वजह से बी इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी वन डिवाइड बाई 1 अपॉन जे ओमेगा सी वन प्लस जे ओमेगा सी टू, मतलब 1 अपॉन, ठीक है। तो जो 1 अपॉन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन जे ओमेगा सी वन और नीचे का 1 अपॉन नहीं 1 अपॉन जे ओमेगा को सिर्फ कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे का, तो बचा क्या बी अपॉन सी वन डिवाइड बाई 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू। तो उसको सॉल्व किया तो हम लोग को निकला बी अपॉन सी वन इंटू सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। अब सी वन कैंसिल हो गया, बचा बी सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। तो निकाल के इसके लिए जाते हैं V1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 1, वो निकालने के लिए हमको करना पड़ा वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इंटू C2, मतलब जो जिसको निकाला था उसके बाद वाले का, यानी उसके अल्टरनेटिव में जो है उसका जो कैपेसिटेंस उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, ठीक हो गया। यानी कि V1 का वैल्यू निकला V इंटू सी वन, V1 का वैल्यू निकला V इंटू C2 डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, उस तरह V2 का वैल्यू निकलेगा V इंटू सी वन डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू। तो ये हो गया, ये इसलिए होता है क्योंकि Z इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू R, Z इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू L, बट Z इज इनडायरेक्टली 1 अपॉन C, तो 1 अपॉन C के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर C के Z जो है वो C के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 1 to 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 ओम के अगर अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, तो 10 into 3 डिवाइड बाय, और ये 1 और 2 जो है इसको रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस का जैसा सीरीज में कैलकुलेशन होता है वैसा कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 2 हो गया और प्लस 3। तो देखिए यहाँ जो ये 1 और 2 है ये आपस में सीरीज प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस से कैलकुलेट होगा, और जो दूसरा सी जो बीच का प्लस है, यहाँ मैं इसको रेड पेन से इंडिकेट कर देता हूँ, ये जो रेड पेन है ये वाला नॉर्मल सी है, लेकिन ये वाला जो है जो उसके पहले वाला सी था ये दोनों होगा रेजिस्टेंस का सीरीज का जैसा एडिशन होता है उस तरह से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, यही बाद में एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है कैपेसिटर के केस में हम लोग देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के केस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है सीरीज का, इसलिए यहाँ प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक 1 + 2 + 3, तो ये 5 वोल्ट निकला है, ये V1 V0 के अक्रॉस, ठीक है। तो अब उसी तरह से एल में देखते हैं, तो 1 हेनरी 2 हेनरी 3 हेनरी का है, और हम लोग को पता है कि इंडक्टेंस जो है वो अगर डीसी वोल्टेज हो तो वो जो है मतलब इसके तरफ वेव करना, शॉर्ट सर्किट की तरफ वेव करने लगता है, इसलिए हम लोग इसमें एसी करंट ही है जिसका कि 0 डिग्री वो ये डिग्री चेंज है, क्या बोलते हैं फेज एंगल चेंज 0 डिग्री है, यानी कि 10 वोल्ट है ओवरऑल। तो इसमें वही हो जाता है 10 into 3 डिवाइड बाय 1 + 2 + 3। यहाँ पे 1 + 2 जो है वो सीरीज समेशन ऑफ 2 सीरीज इंडक्टेंस है, इसलिए 1 + 2, और जो तीसरा 3 है वो जुड़ा है अरिथमेटिक 3 से, ठीक है, अरिथमेटिक से वो सम से जुड़ा है, ठीक है। इस तरह से ये बचा 5 वोल्ट और 5 0 डिग्री एंगल। लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ है इसमें जब 1 फैराड 2 फैराड और 3 फैराड का कैपेसिटर लगा हो और V0 आपको निकालना हो 10 वोल्ट का वो दिया हो, तो इसमें क्या हो जाता है V पहले नंबर तो फॉर्मूला चेंज है, यानी कि V इंटू C, मतलब हमको V2 निकालना है, यानी कि C1 निकालना पड़ेगा, V इंटू C1 डिवाइड बाय C1 + C2। अगर मान लीजिए V0 को हम लोग V0 के जो करस्पॉन्ड 3 फैराड जो है उसको मान लीजिए हम लोग C2 मानते हैं, तो पहला जो 2 है उसको C1 मानना पड़ेगा, यानी उसका C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और C इक्विवेलेंट आपको पता है सीरीज में कैसे निकलता है, तो वो होता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं C1 C2 डिवाइड बाय C1 + C2। तो उसको फिर किसके साथ करेंगे, वो दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पहले निकालिए इक्विवेलेंट, तो हो गया 2/3 फैराड, तो उसके पैरेलल मतलब उसको ड्रॉ कर लिया, मैंने पहली बार जो किया था वो सीधा मैथमेटिकल किया था, बाद में फिर हमने ड्रॉ भी किया। तो यानी कि C1 का जो वोल्टेज हुआ वो हो गया 2/3 फैराड, और दूसरा फिर जो है वो C2 जो है वो है 3 फैराड। तो अब उसके अकॉर्डिंग VDR लगाएंगे, वोल्टेज V0 लगाएंगे, तो हो जाएगा 10 into 2/3 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 3, तो इसके अकॉर्डिंग 20/11 यानी कि 1.818 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट था। और एक क्वेश्चन और है जिसमें कि एक Vx वोल्टेज सोर्स है, उसका निकालना था, वैल्यू कितना होगा। तो इसको निकालने के दो मेथड हो सकते हैं, चाहे तो KVL लगा ली या फिर KCL लगा ली। KCL में बहुत आसान होता है, उसमें नोड लगाए VA को, क्योंकि 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही Vx का वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि -1 एम्पीयर प्लस VA/2 प्लस VA - 10 डिवाइड बाय 3, तो इसको सॉल्व करने के बाद निकला VA का वैल्यू 26/5, जो कि सेम वैल्यू हो जाएगा Vx के, और उसका वैल्यू 5.2 वोल्ट हो गया। लेकिन दूसरे मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इससे 1 एम्पीयर करंट आ रहा है और 1 एम्पीयर करंट, और इस तरफ से मान लीजिए I करंट आ रहा है, एज्यूम किया हम लोग 10 वोल्ट से I एम्पीयर करंट आ रहा है, तो दोनों मिलके 2 वोल्ट से पार करेगा। तो 2 वोल्ट से कितना पार करेगा, 1 + I। तो उसको सॉल्व किया फिर, तो I का वैल्यू हम लोग का निकल गया 8/5। पहले तो हम लोग राइट हैंड साइड में एक ये लगा लिए 2 वाले पार्ट में, 1 वाले पार्ट में, 2 वाले पार्ट में, तो 2 वाले पार्ट में हम लोग निकाल लिए एक लूप लगा करके KVL से, तो उसका लूप लगाया तो I का वैल्यू 8/5 वोल्ट एम्पीयर आ गया, 8/5 एम्पीयर, ठीक है। फिर उसको हम लोग 2 वोल्ट के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट करने में यूज कर लिए, तो 2 into 1 प्लस 8/5, तो 8/5 से हो गया 13/5 into 2 यानी कि 26/5, इसका वैल्यू 5.2 वोल्ट। ये भी ऐसे निकला। चलिए तो हम लोग देखते हैं करंट डिवीजन रूल, CDR। इसको यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट के लिए जब पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट हो। सो करंट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज यूज्ड इन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट लगे हुए हैं पैरेलल में, तो उसमें दोनों में वोल्टेज सेम है तभी वो पैरेलल है, और उसमें करंट कितना जा रहा है, एक में कितना जा रहा है, दूसरे में कितना जा रहा है। तो एक में कितना जाएगा वो डिपेंड करता है दूसरे पे, ठीक है। तो इसलिए इसका लिखते हैं I1 = I1, मतलब पहले में अगर मान लीजिए जा रहा है करंट कितना, वो निकलेगा टोटल करंट इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, और I2 = I1 into Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो KCL लगाइए, मतलब I1 I जो है वो इनकमिंग है, तो -I प्लस B बाय Z1 प्लस B बाय Z2, ठीक है। इस तरह से फिर V को कॉमन करके निकाल लीजिए कितना वैल्यू है, नहीं मतलब I निकाल लीजिए, B को कॉमन कीजिए, Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाय Z1 Z2 वो कर लीजिए, I का वैल्यू निकल गया। अब V का वैल्यू, तो अब B = क्या हो गया, I into Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2। अब स्टेप 2 में लगा दिया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, I1 का वैल्यू निकालिए और I2 का वैल्यू निकालिए। I1 = हो जाएगा V upon Z1 और I2 का वैल्यू होगा V upon Z2। तो इसमें से V का वैल्यू ऊपर से ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो I into Z1 Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 इनटू कर दीजिए 1 upon Z1 कर, Z1 कैंसिल यानी Z2 बचेंगे। I into Z2, I1 I into Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, इस तरह से I2 I
इंटू Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 I2 का वैल्यू हो गया। तो ये इस तरह से होता है कि Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसलिए यहाँ पे I1 का वैल्यू हो जाएगा I1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और I2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। L का हो जाएगा केस में L भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होता है, इसलिए I1 इक्वल टू I इंटू L2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, I2 इक्वल टू I इंटू L1 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। लेकिन C के केस में क्या होगा, C इज मतलब Z इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी 1/C के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि I1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू C1, वहाँ पे C2 था, यहाँ C1 मतलब R2 था और L2 था, यहाँ पे C1 होगा। तो I1 इक्वल टू I इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इसी तरह I2 इक्वल टू I इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। प्रूव करने के लिए Z1 की जगह 1/J ओमेगा C2 रख लीजिए, तो Z1 तो ये हो जाएगा I अपॉन C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 C2। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C2 कैंसिल हो जाता है और उसके वजह से I इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और उसी तरह से I2 का वैल्यू रहता है I इंटू C2 C1 I2 का I2 का वैल्यू रहता है I इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, I1 का वैल्यू रहता है I इंटू C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये पैरेलल के केस में होता है, मतलब करंट डिवीजन रूल के केस में होता है। और ऐसा सेम होता है जब हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल इन केस ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो ये दोनों के केस में ऐसा वैलिड होता है, लेकिन ये वोल्टेज डिवीजन रूल में करंट डिवीजन रूल है और इसका प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रहा है वोल्टेज डिवीजन रूल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के बराबर। तो एक दूसरे के क्वेश्चन है लाइक सेल्फ बायसिंग सर्किट या फिर वोल्टेज डिवीजन रूल से बायस किया हुआ एक सर्किट है और ये ट्रांजिस्टर बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि VTH और RTS में हम लोग देखें तो R1 R2 जो है वो पैरेलल या सीरीज है। तो ये जाने के लिए हम लोग इसमें बोल देते हैं चाहे तो सीरीज है पैरेलल है, तो दोनों नहीं है, दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कंडीशनल ये चेक करते हैं। जैसे RTS निकालते समय हम लोग R1 और R2 को पैरेलल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ RTS में VTH यानी जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको हम लोग जीरो कर देते हैं, यानी ग्राउंड कर देते हैं। तो उसके वजह से ये जो है ऊपर भी जीरो होगा नीचे भी जीरो है, तो दोनों मिलकर पैरेलल हो जाता है, R1 R2 पैरेलल दिखने लगता है। तो इसके वजह से ये आपस में पैरेलल हुआ था और इसके वजह से यहाँ पे करंट डिवीजन रूल वैलिड हुआ था। और उसी तरह से VTH निकालते समय VCC जो R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करते हैं, तो उसमें क्या होता है कंडीशन की जो IB होता है करंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको हम लोग जीरो कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ VTH IB इक्वल टू जीरो, हेंस R1 एंड R2 इन सीरीज, R1 R2 सीरीज में हो जाता है क्योंकि VCC शुरू हुआ और जीरो तक आ गया और बीच में IB करंट जीरो हो जाता है। तो उस तरह से इसलिए अगर वोल्टेज किसी भी दो एलिमेंट के क्रॉस सेम हो तो पैरेलल रहता है, करंट सेम हो तो सीरीज रहता है। लेकिन अगर वोल्टेज और करंट दोनों सेम ना हो, मतलब दोनों किसी एलिमेंट के क्रॉस सेम ना हो, तो चाहे तो वोल्टेज भी सेम नहीं हुआ और करंट भी सेम नहीं हुआ, तो उसको नेदर सीरीज नॉट पैरेलल बोलते हैं। और इसका कैलकुलेशन VDR से नहीं होगा या CDR से भी नहीं होगा। और लेकिन ऊपर दोनों के केस में वोल्टेज अगर सेम है तो उसमें वोल्टेज डिवीजन वोल्टेज सेम हो तो वो दोनों पैरेलल हुआ और पैरेलल होने के वजह से करंट डिवीजन रूल लगा। उसी तरह से अगर करंट सेम हुआ सर्किट में तो उस केस में हम लोग को वोल्टेज डिवीजन रूल लगा करके उसका अलग अलग इंडिविजुअल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू। तो लेक्चर 10 देखते हैं हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। इसमें Z1 Z2 Z3 तीन ये है, इसको कन्वर्ट करते हैं डेल्टा के फॉर्म में। तो स्टार के फॉर्म से डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाहर से एक आउटलाइन स्ट्रक्चर डेल्टा का खींच देंगे और उस पर उस दोनों के बीच का नंबर लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में Z12, 2 और 3 के बीच में Z23 और 1 और 3 के बीच में Z13, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क, बाद वाले को और पहले वाले को स्टार नेटवर्क। तो इसको लिखते कैसे हैं, Z12 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये लिख दिए साइक्लिक ऑर्डर में, डिवाइड हुआ है दो टर्म मिसिंग था Z12 के बीच में, 3 मिसिंग था यानी Z3 वाले टर्म मिसिंग। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि जिसका लिख रहे हैं जो लिख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे उसके अपोजिट में कौन सा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे और सबका आपस में साइक्लिक सम मल्टीप्लाई करते हुए 1 2 2 3 3 1 और उसको मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड बाय जो अपोजिट में था, ये हो गया। ये इसी तरह से Z23 इक्वल टू Z1 Z2 Z3 Z जो भी है पूरा साइकिल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 डिवाइड बाय Z1, फिर उसी तरह Z13 के बीच में डिवाइड में Z2 हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगर केस हो कि स्टार का जो जितना भी एलिमेंट है सारा का इंपेडेंस सेम हो यानी Z हो मान लो, तो क्या हो जाएगा, Z दो बार था मल्टीप्लाई में यानी Z स्क्वायर हो गया, फिर Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर यानी 3Z स्क्वायर डिवाइड बाय Z हो गया, यानी कि Z कैंसिल यानी कि 3Z हो गया। यानी कि जो अगर तीनों एलिमेंट अगर सेम हो किसी भी स्टार नेटवर्क का तो उसका डेल्टा इक्विवेलेंट होगा वो 3 टाइम्स इंडिविजुअल का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 3Z हो जाएगा। Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 3Z, मतलब डेल्टा का Z इक्विवेलेंट होगा वो 3Z हो जाएगा स्टार के। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए 2 ओम करके है तीनों में स्टार एलिमेंट में, तो उसका जो डेल्टा इक्विवेलेंट होगा उसमें 666 हो जाएगा। उस तरह हेनरी में भी 333 करके हेनरी है तो उसका 999 हेनरी हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर के केस में अलग हो जाएगा, यानी मान लीजिए 2/3 है तो उसका 2/9 2/9 2/9 होगा, जो कि 3 से मल्टीप्लाई करने पे 2 2 2 आना चाहिए था, जो कि हम लोग 2 फैरेड ऐसे निकाल सकते थे। लाइक Z12 लिखते हैं, फिर लिखते 3 2/3 का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों दो टर्म का स्क्वायर होता है, डिवाइड का वो टर्म कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल होकर 2 फैरेड वहां पे आना चाहिए था। लेकिन ये वैलिड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Z12 जो है सेल्फ 1/Z12 होना चाहिए, मतलब 1/Z12 इज इक्वल टू 1/j ओमेगा C12 होना चाहिए। तो वो जब करेंगे तो हो जाएगा उल्टा, यानी कि 1/3, ठीक है। यानी कि ये चीज हो जाना चाहिए एक्चुअली 1/2 होगा, ये पहला जो एलिमेंट है 1/2 हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। सॉरी वो 2 गलत होगा, 2/9 हो जाएगा, Z12 का वैल्यू 2/9 होगा। तो ये कैसे होगा, ये तो सिंपल इसमें रूल वैलिड हुआ नहीं, तो इसलिए इसका फार्मूला ही बदल जाता है उसके केस में। यानी कैसे होता है, Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 Z हो जाता है, यानी कि 3 इंटू 1/j ओमेगा C1, तो Z इक्विवेलेंट हो जाता है 1/j ओमेगा C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इंटू 3 j ओमेगा कैंसिल हुआ, यानी कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/3 हो जाता है। तो ये C1 C2 C3 अगर सेम रहा तो C1 बाय जो C रहेगा कैपेसिटेंस जो दिया रहेगा उसका डिवाइड बाय 3 हो जाएगा इस केस में, जब इक्वल होगा।
लाइक 1 ओम 2 ओम 3 ओम हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो 1 into 2 2 into 3 3 into 1 डिवाइड बाय 3 जो मिसिंग टर्म था यानी अपोजिट में जो था वो 3, तो उसके वजह से 11/3। उसी तरह से दूसरे में 11 बाय जो अपोजिट में है यानी कि अपोजिट में मान लीजिए 2 3 का देख रहे हैं तो अपोजिट में 1 है यानी कि 1 हो गया, यानी कि 11 एम्पियर हो गया, ओम हो गया। उस तरह से अगर 2 3 का देखें 1 3 का देखें तो उसके अपोजिट में 2 यानी 11/2, तो ऐसे लीजिए हेनरी में फिर उसी तरह से तीनों को सम कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके 1 into 2 2 प्लस 3 into 2 6 प्लस 3 into 1 6 3, तो 3 डिवाइड बाय जो अपोजिट में हो, तो मान लीजिए 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं तो उसके बीच में 3 अपोजिट में है यानी कि डिवाइड बाय 3 है। फिर 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच में अगर देखना चाहते हैं तो 2 3 के बीच में तो 1 अपोजिट में है यानी कि 1 से डिवाइड होगा 11/1, सो 11/2 सेम हो गया। लेकिन अगर 1 फैराड 2 फैराड 3 फैराड हो तो उस केस में इस तरह से सॉल्व होगा ही नहीं, इसको हम लोग करेंगे सेम फॉर्मूला में इसको बैठा के देखते हैं, ठीक है। तो j ओमेगा C12 इक्वल टू j ओमेगा C1 into j ओमेगा C2 प्लस j ओमेगा C1 C2 C3 प्लस j ओमेगा C3 C1 डिवाइड बाय j ओमेगा C3 ऐसे करके किया, मतलब जो बेसिक फॉर्मूला उसमें पूरे को बैठा दिया। फिर j ओमेगा का स्क्वायर था तो 1 ओमेगा स्क्वायर नीचे से कैंसिल होगा, 1 ओमेगा का स्क्वायर जो इक्वेशन के बाहर से वो उससे कैंसिल हो जाएगा, 1/C2 इक्वल टू 1/C1 C2 1/C2 C3 1/C3 C1 डिवाइड बाय 1/C3, तो इसका कॉमन ली तो C1 C2 C3 और ऊपर में C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइड बाय C3, तो इसका कैंसिल हो गया, और फिर 1/C1 इसका वैल्यू हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइड बाय C1 C2, ठीक है। और फिर इसको जब अपोजिट किया तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होगा जैसा कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के केस में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का होगा, वैसा ही कैपेसिटर का स्टार टू डेल्टा के केस में होगा। तो ये है फाइनल आंसर। तो इसको देखने का क्या है, जैसे लिखा हुआ है कि C12 निकालना है तो सीधा लिखेंगे C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2 plus C3 C23 C2 into C2 C2 into C3 डिवाइड बाय C1 plus C2 plus C3, C13 या 31 तो C1 into C3 डिवाइड बाय C1 plus C2 plus C3। तो उस फार्मूले में हम लोग बैठा के देखते हैं 1 2 और 3 को, तो C1 C2 का क्या वैल्यू रहेगा 1 into 2 डिवाइड बाय 6, नीचे वाले का वैल्यू 6 आएगा तो 2/6 यानी 1/3। उस तरह से 2 3 के बीच में आएगा, ऊपर में 6 नीचे भी 6 तो 1 आ गया। C1 3 के बीच में देखेंगे तो ऊपर में 3 into 1 3 हो गया और डिवाइड बाय 6 तो 1/3 हो गया, यानी कि 1/3 1 और 1/2 ये अलग अलग वैल्यू है। लेकिन अगर यही इक्विवेलेंट का इंपेडेंस में हम लोग वैल्यू दिया हो, कैपेसिटर ही हो लेकिन इंपेडेंस में वैल्यू दिया हो, इंपेडेंस मतलब इसका इसको बोलते हैं रिएक्टेंस या फिर रिएक्टेंस या इंपेडेंस बोलेंगे जो भी, रिएक्टेंस या इंपेडेंस, तो उसमें अगर वैल्यू ओम में दिया हो तो उसको हम लोग रेसिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और रेसिस्टर की तरह वैल्यू ट्रीट करने की वजह से अगर तीनों वैल्यू सेम है तो 3Z हो जाएगा ना कि 3/Z होगा, Z/3 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के केस में डेल्टा का फिगर बनाइए, उसके बीच में स्टार बनाइए, और देखिए जो चीज उसमें मिसिंग है जो उसमें फिगर है वो बनाइए Z12 के बीच में Z1, ठीक है, Z2 के बीच में Z23 और Z12 के बीच में Z2 है, फिर Z13 के बीच में और Z23 के बीच में Z3 है, तो इस तरह से इसको बनाएं। अब Z1 का वैल्यू लिखने का Z1 इक्वल टू जो दोनों में कॉमन है Z12 into Z13, जिसमें दोनों में 1 कॉमन है इसलिए दोनों को लिखे डिवाइड बाय तीनों का साइक्लिक सम, मतलब Z12 प्लस Z23 प्लस Z31, तो इस तरह से फिर Z2 में से Z2 into Z21 into Z23, मतलब इसमें वो कॉमन होगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होगा ऊपर में आपस में और डिवाइड बाय हो जाएगा पूरा का होल, ठीक है। मतलब जेड के फॉर्मूला में ये रखना है कि अगर स्टार टू डेल्टा है तो ऊपर में जो मिसिंग टर्म है वो नीचे आ जाता है, स्टार टू डेल्टा जब करते हैं तो उसमें जो टर्म मिसिंग होता है वो नीचे आ जाता है, और ऊपर में जो है ऊपर में साइक्लिक सम होता है। लेकिन जब डेल्टा टू स्टार करते हैं तो इस केस में जो टर्म की बीच में कॉमन है, कॉमन टर्म को ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कॉमन टर्म हो वो सब आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाता है पूरा का साइक्लिक सम। यहाँ पे साइक्लिक सम सिंपल होता है, मतलब 1 + 2 + 3 वहाँ पे 1 into 2 2 into 3 3 into 1 ऐसा होता है, तो दोनों अपोजिट होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर इंपेडेंस मान लो सेम हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा कि जेड ऊपर में 2Z है तो यानी Z² डिवाइड बाय 3Z नीचे है तो 3Z हो जाएगा, Z कैंसिल यानी Z/3 हो गया। तो अगर इंपेडेंस का तीनों वैल्यू सेम है तो उसका स्टार फॉर्म लिखना है तो उसमें सीधा सीधे 3 से डिवाइड करके लिख दीजिए अगर सेम है तीनों तब। लेकिन कैपेसिटर के केस में ये नहीं होगा, जैसे R इक्विवेलेंट है तो R/3 हो जाएगा, L इक्विवेलेंट है L/3 हो जाएगा, लेकिन C इक्विवेलेंट अगर है तो 3C हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि C1 C2 C3 है, मतलब C12 C1 C23 C13 है, उसको निकालना C1 C2 C3, तो उसकी वैल्यू क्या निकलेंगे, तो उसके लिए पहले Z1 का वैल्यू देख लेते हैं क्या लिखते हैं। Z1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, Z12 into Z13 डिवाइड बाय Z12 प्लस Z23 प्लस Z31 ऐसा लिखते हैं। तो अब इस सब में j ओमेगा C1 j ओमेगा C2 ऐसा करके लिख देंगे वैल्यू, तो उसके वजह से j ओमेगा कैंसिल हुआ, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर से गया और एक वैल्यू चला गया बाहर वाले से, यानी 1/C1 इक्वल टू 1/C1 C2, मतलब मैंने थोड़ा गलती कर दिया था, उसको मल्टीप्लाई को मैंने प्लस समझ लिया था, ये गलती हुआ और ये वैल्यू हमने लिखा। तो इससे हमको पता चला कि ऊपर में सिर्फ बचता है ये वाला वैल्यू C12 प्लस C23 प्लस C31 C12, मतलब पूरा ओवरऑल साइक्लिक सम ऊपर में बचता है और डिवाइड हो जाता है नीचे में जो टर्म भी उसमें से मिसिंग था, यानी C1 है तो उसमें C23 वाला टर्म है, इसमें वो कॉमन है ही नहीं, तो वो वाला टर्म बस डिवाइड हो जाता है। यानी देखिए सिमिलर है जैसे कि हम लोग स्टार टू डेल्टा के कन्वर्जन के केस में किए तो ऊपर में साइक्लिक सम, यहाँ पे सेम साइक्लिक सम डिवाइड करते थे जो वहाँ मिसिंग टर्म जो अपोजिट टर्म था, और यहाँ पे सेम करते हैं जो उसमें मिसिंग टर्म है, बस मिसिंग टर्म और अपोजिट टर्म को ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। मैंने यहाँ दोनों का समरी भी लिया। थैंक यू। तो लेक्चर 11 शुरू करते हैं। इसमें कि लेटेस्ट नेटवर्क हम लोग देखेंगे तो उसमें ZA होता है, फिर ZB होता है, फिर ZC होता है, ZB और ZC हवा में होता है, और फिर ZD नीचे होता है, मतलब ZA और ZD अपोजिट होता है, जबकि ZC और ZB जो है वो हवा में होता है, और उसके लोड में फिर ZL लगा होता है या जो भी। तो I1 इसमें जा रहा है, I2 उसमें से आ रहा है, मतलब V1 V2, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट ही होता है जो कि टू पोर्ट नेटवर्क में भी हम लोग देखते हैं। तो उसको हम लोग मॉडिफाई कर दें तो वो सिमिलर हो जाता है ब्रिज, बैलेंस ब्रिज बोलते हैं ना, बैलेंस ब्रिज, तो वो अलग केस की तरह हो जाता है, इसमें ZL बीच में आता है दोनों ऐसे। तो पहला केस अगर मान लीजिए बैलेंस ब्रिज होगा तो क्या होगा, बैलेंस ब्रिज होगा तो ZB इंपॉर्टेंट है सीरीज,
जेड बी बाई जेड ए और उधर जेड डी बाई जेड सी डी सी बी ए और डी सी ये दोनों सेम होना चाहिए इसका रेशियो। जेड बी बाई जेड ए और उधर इज इक्वल टू होता है जेड डी बाई जेड सी। तो ये अगर इक्वल हुआ तो फिर बीच वाला लाइन को आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं या फिर ओपन सर्किट कर सकते हैं। तो इसका जेड इन मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, तो जेड ए प्लस जेड सी कर दिए पैरेलल विद जेड बी प्लस जेड ए, जेड बी प्लस जेड डी कर दीजिए तो इससे निकल जाएगा ये। तो अगर मान लिया कि बैलेंस नहीं रहा तो अनबैलेंस हो गया, यानी जेड बी बाई जेड ए इज नॉट इक्वल टू जेड डी बाई जेड सी। तो उस केस में बीच वाला जो जेड एल है वो रहेगा। उस केस में आपको जब जेड इन कैलकुलेट करना होगा तो बिना जेड एल को हटाए यानी उसका सॉल्यूशन निकाले आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हम लोग को पता है क्या होता है। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हम लोग को लगाना पड़ता है कि जैसे जेड टू है तो जेड टू के आसपास दोनों में जेड एल इंटू जेड सी डिवाइड बाय जेड एल प्लस जेड सी प्लस जेड डी, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा सिर्फ जेड टू के लिए। फिर जेड एल के लिए जेड थ्री के लिए अलग होगा, जेड वन के लिए इस तरह। और फिर हम लोग क्या करेंगे जेड इन का वैल्यू निकालते हैं इसमें जेड ए प्लस जेड टू कर देंगे और पैरेलल विद जेड बी प्लस जेड थ्री और होल के प्लस में करेंगे सीरीज में जेड वन। तो ये जेड इन का वैल्यू दे देगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल है कि 1 1 1 सारा, तो इसको निकालने के लिए देखिए जेड बी बाई जेड ए कर लिया, जेड डी बाई जेड सी कर लिया, देखिए 1 1 है तो यानी बैलेंस ब्रिज है। तो अगर मान लीजिए इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाया कि 0 एम्पीयर का करंट फ्लो होगा, तो किसी भी लाइन में अगर 0 एम्पीयर करंट फ्लो होता है मतलब वो डिपेंडेंट ब्रांच है, उसको आप मत रखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट होता है जब 0 किसी भी रेजिस्टिव ब्रांच में जब 0 करंट फ्लो होता है तो वो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उस जो रेजिस्टेंस है बीच वाले उसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज जो होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, तो 0 इंटू आर हो जाएगा। बी इक्वल टू आई आर होता है तो आर का कोई भी वैल्यू है लेकिन 0 करंट अप्लाई होगा तो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट 0 होने का मतलब होता है ओपन सर्किट, सॉरी शॉर्ट सर्किट। 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट, उल्टा मैं बोल गया था। 0 एम्पीयर मतलब होता है ओपन सर्किट, 0 एम्पीयर मतलब ओपन सर्किट और 0 वोल्ट मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। जो पैरेलल जो कनेक्टेड लाइन होती है उसके बीच में 0 वोल्ट का डिफरेंस होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है तो शॉर्ट सर्किट कहलाता है सारे लाइन। तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट। तो मान लीजिए पहला इक्वेशन में हम लोग मान लीजिए 0 एम्पीयर का करंट होगा उसके हिसाब से, तो जब हमारे 1 1 है तो पैरेलल में आ गया, फिर उसके सीरीज में आ गया, फिर उसके पैरेलल में 2 को 1 आ गया तो 2 1 प्लस 1 2 2 2 2 पैरेलल में आया तो यानी 1 हो गया 1 एम्पीयर का, 1 रेजिस्टेंस का ओम का ये रेजिस्टेंस का। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए हम लोग 0 वोल्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, 0 एम्पीयर गया तो उसके वजह से वोल्ट 0 हो गया तो उसके वजह से वहाँ पे शॉर्ट सर्किट लाइन जनरेट हो जाएगी और उसके वजह से 1 1 पैरेलल में आ गया और फिर 1 1 नीचे पैरेलल में आ गया तो 1 1 का पैरेलल 1/2 और नीचे 1/2 दोनों का सीरीज 1/2 1/2 1 हो गया। और फिर इसी तरह से कॉन्सेप्ट का बैलेंस ब्रिज अगर देखें जिसमें कि अगर ये नहीं हुआ कि हम लोग को नहीं पता कर सके कि बैलेंस ब्रिज या बैलेंस ब्रिज या अनबैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये अगर नहीं पता हो या रेशियो नहीं पता हो कि जेड बी बाई जेड ए होता है फिर जेड डी बाई जेड सी होता है, तो ये अगर नहीं पता हो तो उस केस में क्या करेंगे, या फिर कोई ऐसा वेरिएबल हो जो कि अननोन हो लाइक 1 2 3 कुछ ऐसा वेरिएबल है जो तीनों चारों में सेम नहीं है, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में हम लोग लाइक अभी तो 1 1 सेम ही रखे हैं तो उसमें क्या करेंगे कि डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन लगाएंगे और उसकी वजह से यहाँ सेम है तो इसलिए 1/3 1/3 1/3 तीनों में हो गया और फिर 1 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3 पैरेलल में आ गया फिर 1/3 सीरीज में आ गया। तो इसको सॉल्व करके हमको 1 वापस मिल गया। और एक नोट करने के लिए है कि अगर मान लिया आर हो पांचों ABCD के साथ साथ ZL भी अगर आर हो तो उसके इसमें सीधा उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो आर हो जाएगा, 100 सब में हो तो इसका मतलब उसका इनपुट रेजिस्टेंस 100 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो लेक्चर पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स हम लोग अभी पहले जो फिगर देखे हैं वो प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देख रहे हैं। उसमें VS लगा हुआ उसके साथ एक RS सीरीज में लगा हुआ, RS उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू प्रैक्टिकली लो होता है और आइडियली जो है वो 0 हो जाता है। तो VT एक आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल है और RL जो है इसमें लोड लगा हुआ है और IT उसका करंट है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें KVL लगा करके तो -VS प्लस ITRS प्लस BT टर्मिनल वोल्टेज लिया तो BT का वैल्यू क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू VS माइनस ITRS। तो इसको अगर MX प्लस C Y इक्वल टू MX प्लस C से रिप्रेजेंट करें तो VT जो है Y है आउटपुट तो Y इज इक्वल टू MX X जो है वो IT हो गया और R जो हो गया M हो गया और वो माइनस में एक्चुअली तो माइनस M हो गया उसका स्लोप और C जो है कांस्टेंट वो VS हो गया। तो VS VT की तरफ होगा यानी VS VT की तरफ रिप्रेजेंट किया, फिर वो जो स्लोप है वो जाके पार करेगा IT को क्रॉस करेगा एट VS बाय RS। तो वो भी देख लेते हैं कब, तो स्लोप है माइनस RS का, ठीक है, लेकिन माइनस कांस्टेंट होगा कोई वैल्यू ना RS तो -3 -2 कुछ भी ऐसा वैल्यू हो सकता है तो जो R का वैल्यू होगा। अब ये कब 0 होगा, तो ये 0 कब होगा जब VT का वैल्यू 0 हो जाएगा जिस जगह पे वो IT में क्रॉस करेगा। तो VT इक्वल टू 0 यानी कि VS माइनस ITRS इक्वल टू 0 यानी कि VS इज इक्वल टू ITRS यानी कि IT इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT इक्वल टू VS अपॉन RS। तो VS अपॉन RS का वो लोकेशन है जहाँ पे कि इसको क्रॉस करेगा। तो ये क्या है, अब जो फिगर देख रहे हैं हम लोग ये क्या है, नॉन लीनियर है कैरेक्टर क्योंकि 0 से पार नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये एक्टिव भी है क्योंकि देखिए एक्टिव इसलिए है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा रही है, इसको अगर एक्सटेंड कर दें ऐसा तो लिखा हो नहीं कि यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करना लिमिट तो दिया नहीं, तो इसलिए ये जो है आपका एक एक्टिव हो गया क्योंकि जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली कि नेगेटिव में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फिर ये हो गया, फिर यूनिलेटरल है क्योंकि ये सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन नहीं इसलिए यूनिलेटरल है। तो आगे देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का अगर बनाना चाहे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, RS जो है उसका वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। जब 0 हो गया तो वो फिर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और VS का वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि VS माइनस ITRS था तो ITRS RS जब 0 हो गया तो IT भी 0 मतलब ITRS वाला टर्म भी 0 यानी VS इक्वल टू VT हो गया। तो VS इक्वल टू VT हुआ तो स्लोप 0 हो गया और VS इक्वल टू VT आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट किया। तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट सोर्स देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि IS एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है मान लीजिए तो उसके साथ एक RS जो है बहुत हाई रेजिस्टेंस का उसके पैरेलल में लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है इसमें कि RS उसके पैरेलल में लगा होगा। तो
ये वैल्यू हाई होगी ऑब्वियस है, और ये इंटरनल है इसका, तो इसमें आई टी लगाते हैं, हाँ सॉरी केसीएल लगाते हैं इसमें, तो माइनस आई एस क्योंकि इनकमिंग करंट है, और वी टी अपॉन टर्मिनल वोल्टेज को नेट नोडल माना था, तो वी टी अपॉन आर एस प्लस आई टी जो आउटगोइंग करंट है, मतलब जो उससे करंट नेट आउट हो रहा है लोड की तरफ, तो जीरो हो गया उसका वैल्यू, यानी कि आई टी इक्वल टू क्या हो गया माइनस वी टी अपॉन आर एस प्लस आई एस। तो यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर टर्म एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखें तो वाई का वैल्यू जो है वाई टी है, और जो इनपुट है वो वी टी है, तो वी टी इनपुट नहीं मतलब एक्स एक्सेस इनपुट है, नहीं सॉरी वाई टी जो है वो वाई जो है वो आई टी हो गया क्योंकि आउटपुट है, और क्योंकि ये करंट सोर्स का बात हो रहा है तो इसलिए वो आउटपुट है, और इनपुट में है वी टी, तो वी टी अपॉन आर एस, तो वन अपॉन आर एस जो है ये इसका स्लोप हो गया, और सी जो है सी करंट सॉरी कांस्टेंट, तो वो हो गया आई एस जो है वहाँ पे चल रहा है। अच्छा देखिए अब वी टी आई टी कब जीरो हो जाएगा, आई टी कब जीरो होगा, आई टी इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, यानी कि वी टी बाई आर एस इक्वल टू आई टी आर एस सॉरी वी टी बाई आर एस इक्वल टू आई एस हो गया, तो ये जीरो कब हो जाएगा, जबकि वी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू आई एस इंटू आर एस, जब वी टी का वैल्यू आप आई एस इंटू आर एस कर देंगे तो उस जगह पे आई टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया। तो आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, एक्टिव है और यूनिलैटरल है, दोनों का सेम आता है एक्चुअली, तो ये हो गया। फिर आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो जो उसका पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था उसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाए तो उसको आइडियल करंट सोर्स बोल देते हैं, और इसका स्लोप जो जीरो हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम लोग आर एस का वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे तो वीटी का वैल्यू मतलब वीटी वाले टर्म में वो जीरो हो गया, तो आई एस माइनस आई एस प्लस आई टी हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तो यानी आई एस इक्वल टू आई टी हो जाता है, तो जो इनपुट है इनपुट करंट सोर्स का जो वैल्यू है वही आपको आउटपुट में मिलने लगेगा, तो दैट्स ये। फिर सोर्स अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, आइडियल का वोल्टेज सोर्स हो तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो तो उसका वैल्यू हाई होता है, आइडियल करंट सोर्स हो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। और मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन है ए बी सी डी करके है, तो उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पहला केस में आई कांस्टेंट यानी वो करंट आइडियल करंट सोर्स हो, दूसरा में देखते हैं तो वी कांस्टेंट है वोल्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, तीसरा कंडीशन में देखते हैं तो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया, चौथा में करंट सोर्स कांस्टेंट है तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। तो इससे पता चला कि रिप्रेजेंटेशन में इसका जो टर्मिनल है मतलब जो उसका एक्सिस है वो वी ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, मतलब स्लोप एक बार जीरो होगा एक तरफ इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका जो हम लोग एक्सिस है उसको चेंज कर दे रहे हैं, तो एक्सिस अगर चेंज नहीं करें तो इसलिए हम लोग ये देखेंगे पहले कांस्टेंट क्या है और वी और आई के हिसाब से उसको डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन सा भी ये कर रहा है शो कर रहा है, ठीक है दैट्स इट। तो इससे पता चलता है कि फिगर ए और फिगर डी जो है दोनों आइडियल करंट सोर्स है, और फिगर सी और फिगर डी जो है फिगर सी और फिगर बी ये दोनों जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसको देखिए पता चलता है। थैंक यू। चलिए तो लेक्चर 13 में हम लोग देखते हैं कि गेट का क्वेश्चन था 2015 का, इसमें कहा गया कि द नॉन लीनियर लिखा था, नॉन लीनियर होगा द नॉन लीनियर आई एंड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू टर्मिनल नॉन आइडियल एसी सोर्स x and y are shown in the figure if the sources in the connected to the if sources are connected to the 1 ohm resistor then shown in the figure shown the current through resistor 1, मतलब 1 ohm जो रेसिस्टर हम लोग को दिख रहा है उसके थ्रू करंट का वैल्यू कितना होगा, और सोर्स x और y जो है वो एक नॉन आइडियल है मतलब प्रैक्टिकली है करंट सोर्स प्रैक्टिकल सोर्स है एसी सोर्स है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है वो भी दिया हुआ है सोर्स x और y का। तो हम लोग को देख के पता चलता है कि ये एक जिस तरह से चाहे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मान लीजिए वोल्टेज दिख रहा है इसको वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स की तरफ ट्रीट करते हैं तो x की तरफ ध्यान देते हैं पहले, तो x का जो ग्राफ है वो क्या है vs इक्वल टू है 4 वोल्ट और vs बाय rs का वैल्यू जो है वो है is का वैल्यू है 2 एम्पियर मतलब जो कांस्टेंट होता है वो, और स्लोप इसका कितना है, स्लोप है rs माइनस rs होता है एक्चुअली, तो माइनस को इग्नोर करते हैं क्योंकि नेगेटिव स्लोप के लिए दिखा रहा है, यानी 2 हो जाएगा v बाय i जो है वो 2 हो जाता है, तो उसके वजह से जे निकला हमको इसका कंपोनेंट निकल गया कि जे एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है 4 वोल्ट का, उसके साथ एक प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 एम्पियर का 2 ओम का, और फिर y की तरफ ध्यान जाता है तो y जो है vs का वैल्यू उसका 3 है और vs बाय rs का वैल्यू जो है is का वैल्यू 3 एम्पियर है और आर का वैल्यू यहाँ से 1 निकल गया, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है टोटल ये 7 वोल्ट का करंट है, इसके थ्रू केवीएल के थ्रू हम लोग इसका आई का वैल्यू 7/4 एम्पियर निकाल लिए, ठीक है, और आंसर इसका यही है 1.75। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को मॉडिफाई करते कि जो आई और बी है इसके ग्राफ को हम लोग ऐसा बना देते कि एक्स और वाई दोनों जो है आसमान की तरफ एकदम फ्री फॉल कंडीशन है, स्लोप इसका इन्फिनिटी कर देते तो क्या होता है, तो सोर्स एक्स जो है उसको देखते हैं, जो सेकंड वाला है सोर्स एक्स है तो 4 वोल्ट का एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाता है क्योंकि इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो जाता है, और स्लोप उसका 1/0 यानी 1/RS होता है ना -1/RS होता है, तो वो उसके वजह से हमको मिलता है कि वो 1/0 हो गया, 1/0 होने की वजह से इन्फिनिटी मिल रहा है, आरएस का वैल्यू 0, तो एक आइडियल करंट आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाता है। और फिर तरह एक्स भी जो है वो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है 3 वोल्ट का, तो वाई जो है तो एक्स और वाई दोनों को रिप्रेजेंट किया, 7 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है एक 1 ओम के रेजिस्टर के पास, तो उसका 7 एम्पियर करंट आ जाता है तुरंत। और अगर इसी क्वेश्चन को फिर अल्टरनेट कर देते हैं कि सर्किट को अल्टरनेट कर लें यानी जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लें तो क्या होगा, तो फिर इसी ग्राफ को फिर से इंटरप्रेट करेंगे इस तरह से, सोर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स का हम लोग देखेंगे आई एस कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो करंट के रिस्पेक्ट में, तो आई एस का वैल्यू हो जाएगा इसमें 3 एम्पियर और आई एस आर एस का वैल्यू हो जाएगा 4 वोल्ट, ये हो जाएगा 3 वोल्ट सॉरी वाई का केस हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्स का चलिए एक्स कर लेते हैं, तो आई एस का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर और आई एस आर एस का वैल्यू हो गया 4 वोल्ट, तो उससे आर एस का वैल्यू 2 निकलेगा वो सेम निकलेगा आई एस आर एस फिर से, और उसको पैरेलल में आइडियल करंट सोर्स के बगल में उसको पैरेलल में रिप्रेजेंट कर लिया। अब जो है इसमें केसीएल लगा करके नोड एक मान लेते हैं, भी एक वोल्टेज है और उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट किया तो भी का वैल्यू हमको मिल गया 2 वोल्ट, यानी ओवरऑल ये 2 वोल्ट का वोल्टेज है, तो जो हम लोग का 1 एम्पियर सबसे लास्ट में चला गया 1 ओम, तो उसका उसके बाद जो करंट निकालना होगा उसके लिए तो वोल्टेज 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि 2/1 यानी 2 एम्पियर उसका करंट का वैल्यू निकला। तो इस तरह से अल्टरनेट करके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो चलिए लेक्चर 14 देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंट सर्किट जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। एक B1 B2 B3 है और उसके साथ R1 R2 R3 है। तो ये लोग प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए कर सकते हैं R1 R2 R3 तीनों को इक्विवेलेंट ले लीजिए क्योंकि सीरीज में आपस में, और वोल्टेज भी आपस में सीरीज में है तो उसको जोड़ लीजिए। जिसमें एक माइनस में था इसलिए वो माइनस में गया। उसके करंट में है जो पैरेलल में रहेगा तो सारा करंट के बदले में एक करंट सोर्स दिखा लीजिए, और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का एक्चुअली फिगर हो गया। और R1 R2 R3 पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट R1 into R2 into R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इस तरह से फिर इक्विवेलेंट बता सकते हैं आप। और अगर मान लीजिए कि एक V और R आपस में इस तरह से हो कि वोल्टेज सोर्स V और मतलब एक V हो उसके पैरेलल में R लगा हो, तो उसके बदले हम लोग सीधा V लिख सकते हैं। ये मतलब क्योंकि उस R के क्रॉस भी वोल्टेज V होगा तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, R रिटर्नेट हो जाता है। लेकिन ये हर जगह नहीं करना है, एक एग्जांपल लेके भी देखें हम लोग, उसमें गलती हो जाता है। फिर अगर R और I हो तो I के सामने अगर R लगा हो तो उसकी जगह हम लोग सीधा I लिख सकते हैं, मतलब जो आइडियल करंट सोर्स है उसको हम लोग लिख देते हैं क्योंकि वो डोमिनेटिंग हो जाता है और R रिटर्नेट हो जाता है। इस तरह से ये जो एग्जांपल पीछे देखे थे उसका हम लोग यानी कि V और R के पैरेलल में जो R लगा हो उसको हटाने पर तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसके लिए एक देखे थे क्वेश्चन। लाइक इस क्वेश्चन का हम लोग अगर V0 पूछें तो 10 वोल्ट के क्रॉस वो 10 ओम के क्रॉस वो 10 वोल्ट आ जाएगा, तो उसकी वजह से 10 into 30 डिवाइड बाय 30 प्लस 20, तो उससे हमको VDR से 6 वोल्ट का आंसर मिल गया। अब 6 वोल्ट ये है तो 6 डिवाइडेड बाय 30 नहीं भी करेंगे तो भी 30 50 30 और 20 50 हो गया, और 10 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 1/5 एम्पियर का करंट इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा। और अगर इसके थ्रू हम पावर एब्जॉर्ब निकालना है, पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर, तो 10 वोल्ट के क्रॉस जो पावर डिलीवर्ड होगा वो हो जाएगा 1/5 into 10, तो यानी कि 2 वाट एक्चुअली। ठीक है, तो P10 वोल्ट का वैल्यू हो जाएगा V into I हो जाता है, V और I का वैल्यू निकला था 1/5, तो उसकी वजह से वो हाँ तो 2 वाट का वो पावर डिलीवर कर रहा है 10 वोल्ट का बैटरी। और इधर पावर एब्जॉर्ब भी देख लेते हैं तो 20 ओम का वो ये है और इधर 30 है, तो 20 30 50 50 और I स्क्वायर 5 I स्क्वायर मतलब 1/5 का होल स्क्वायर into 50, तो वो हो गया 50 डिवाइडेड 25 यानी कि 2, उधर से 2 आ गया, तो 2 वाट एब्जॉर्ब पावर और 2 वाट डिलीवर पावर, ये सही है। लेकिन ये ओवरऑल गलत हो गया इस सर्किट के हिसाब से। ये 10 वोल्ट एक्चुअली 2 वाट बिजली नहीं डिलीवर कर रहा था क्योंकि हम लोग एक चीज को इग्नोर कर दी, जो रिडंडेंट था वो भी पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। जब उसको इंक्लूड करते हैं तो हम लोग आगे इक्वेशन देखते क्या हो जाता है। देखिए एक्चुअल फिगर में 10 वोल्ट जो था 10 ओम के क्रॉस था, तो उसका मान लीजिए करंट कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, यानी कि 1 एम्पियर के थ्रू करंट पास कर रहा था। तो टोटल करंट जो I मतलब 10 वोल्ट से निकल रहा था वो कितना हो गया 1 + 1/5 यानी कि 6/5, और 6/5 into 10 कर दीजिए तो हो गया 12 वाट एक्चुअली डिलीवर कर रहा था। और ये मिल भी जाएगा क्योंकि I स्क्वायर करके मिल जाएगा, क्योंकि V into I कर दीजिए तो पहला तो 10 वोल्ट 10 वाट आपका 10 एम्पियर का जो 10 ओम का जो था वही एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी 2 बचा उधर 50, तो 50/25 यानी कि 2 वाट उधर वो लोग एब्जॉर्ब किया, दोनों मिला के, तो दोनों मिला के 12 वाट जो है ये दोनों एब्जॉर्ब किया और डिलीवर किया था 12 वाट। तो इस तरह से इसलिए हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब भी पावर एब्जॉर्ब और डिलीवर का कांसेप्ट आएगा तो वहां पे किसी भी एलिमेंट को रिडंडेंट नहीं करना है। सेकंड थिंग, अगर दो वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल लगे हों तो जब भी है कि दोनों वोल्टेज सोर्स का वैल्यू सेम होगा, नहीं तो ये इक्वेशन बिल्कुल सा क्रिटिकल हो जाएगा। और अगर दो करंट सोर्स इस तरह से दिखाए गए हों एक ही सर्किट में एक ही सीरीज में, तो दोनों का करंट सेम होना जरूरी होता है। और दूसरा, अगर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के पैरेलल में लगा हो तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, और अगर सीरीज में वोल्टेज और करंट सोर्स लगा हो वहाँ पे करंट डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो ये इसका कंक्लूजन है, इसको याद रखना। ओके, तो लेक्चर 15 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग सोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए VS और RS अगर है जो देख रहे हैं हम लोग कि इसका इनपुट इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह RS को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि स्मॉल होना चाहिए ऑब्वियसली, तो हम RL को जो है वहीं रहने देंगे और RS को हम लोग पैरेलल में लेकर के उसको VS को IS में लिख देंगे, लेकिन IS का वैल्यू जो होगा वो VS अपॉन RS हो जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा एक्जैक्टली जिस तरह नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ VS के डायरेक्शन में IS को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था, इसको हम लोग कन्वर्ट किया प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में। उसी तरह से करंट सोर्स से हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे IS के पैरेलल में RS लगा हुआ है, यानी कि वो एक RS जो है हाई वैल्यू एक रेजिस्टेंस है, तो वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है तो हम लोग दोनों को आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक करंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, IS की जगह लिखना पड़ेगा VS, तो VS का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा IS into RS, और जो आपका RS था वो RS ऊपर चला जाएगा, उसके सीरीज में आ जाएगा, मतलब पैरेलल में चीज था वो सीरीज में आ जाएगा, और RL अपनी जगह आ जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स से प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। इन केस ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, ऐसा। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ KCL एंड KVL इक्वेशन इन अ नेटवर्क। ये इसका एक फायदा होता है कि जो इसका डायरेक्शन होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है उससे नंबर ऑफ इक्वेशन बढ़ जाते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट जैसे कि यहाँ पे VS है, ये जो VS RS है ये प्रैक्टिकल है लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, प्रैक्टिकल है पर इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइक चार तरह का होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो ये होता है, तो इसमें देखिए लाइक V2 इज इक्वल टू KV1, यानी V1 पे डिपेंड करा यानी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है क्या, फाइनली वो वोल्टेज सोर्स। उसी तरह कि I जो है V इक्वल टू KI, तो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है वो एक्चुअली। फिर I इक्वल टू KV है तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। फिर I2 इक्वल टू KI1 है, यानी करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। तो ये चार तरह के डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड होता है डिपेंडेंट में भी इंडिपेंडेंट में भी, लेकिन ये सारा प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल में होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल डिपेंडेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकली वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दोनों नेटवर्क, तब इसमें ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। लेकिन जैसे इंडिपेंडेंट का केस आएगा वहां पे इनवैलिड हो जाएगा।
हाँ सॉरी इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, आइडियल जो आइडियल के केस में इनवैलिड रहता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड फॉर आइडियल सोर्सेज, दैट इज आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसके लिए वैलिड नहीं रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि हमको 2i एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है जिसको कि हम लोग को कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स, मतलब मेथड है एक्चुअली, ये डिपेंडेंट का केस है एक्चुअली, इसलिए दिया गया है। तो इस एग्जांपल में हम लोग इसको 3 तरह से सॉल्व करते हैं। पहले केसीएल से केवीएल में क्या करेंगे, भी एक नोड ले लेंगे, एज्यूम करेंगे और उसमें आई इनकमिंग करंट के थ्रू दिखाएंगे और माइनस आई V2/2 और यहाँ से V का इक्वेशन निकाल दिया। फिर दूसरी बार में क्या करेंगे कि V को जो हम लोग यहाँ पे I जो लिए थे ना, I की जगह हम लोग फिर पूरा लेंगे, यानी कि V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करने का V माइनस 10 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय V/2 माइनस 2i। हाँ, तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये उसका 1 एम्पियर इसका करंट का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा एक मेथड है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लास्ट का जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि उसके पैरेलल में एक लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, वही हम लोग किए हैं। तो उसमें VS का वैल्यू क्या हो जाएगा, VS का वैल्यू हो जाएगा IS × RS हो जाएगा। ठीक है, IS × RS, और जो RS था वो RS में चला जाएगा, RS का चेंजेस नहीं होगा। तो अब देखिए कितना आसान हो गया ये, क्योंकि अब इसमें KVL लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। -10 और 4 2 6 6i प्लस 4i इस वोल्टेज का वैल्यू हो गया, तो 10i 10 से 1 एम्पियर बन गया। ये प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। मेथड 3 है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम लोग लाइक इसको एक और कुछ बोलते हैं, करंट मतलब मेथड होता है। इसमें करंट को दौड़ाते हैं, जैसे I दिख रहा था हमको, जैसे 2i दिख रहा था, यानी 2 एम्पियर के साथ 3 एम्पियर जाएगा, 3 एम्पियर का 2 ओम के साथ जो रेजिस्टेंस है 3 एम्पियर का करंट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें केवीएल दौड़ा दिया लूप में, तो -10 प्लस 4i और इधर आ गया 2i, 2 × 3 6i, तो 6i प्लस 4i 10i और 10 = 10i, तो i का वैल्यू 1 एम्पियर। तो यहाँ से एक हो गया। और एक और मेथड हम लोग ट्राई किए, लेकिन ये फेल हुआ, क्योंकि देखिए अगर हम लोग जो इधर पहले तो 10 वोल्ट था जो एक्चुअल में सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स था, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में तो कर तो सकते हैं, लाइक 2.5 एम्पियर का वो करंट सोर्स बन जाएगा और जो 4R था वो पैरेलल में रहेगा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जो 4 एम्पियर के साथ जो 4 ओम के साथ जो एक करंट जा रहा था, उसी करंट को तो हम लोग निकालना था, लेकिन वही गायब हो गया, क्योंकि जब हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किए तो मिल ही नहीं रहा है, ना लोकेशन 1 पे मिला, ना लोकेशन 2 पे मिला, ना लोकेशन 3 पे हमको I का एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। इसलिए ये मेथड वैलिड नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखे भी अच्छे शब्दों में कि यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहता है कि वो I को डिस्टर्ब नहीं करता, वो तब जाके यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड था, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जिससे हम अपना प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लेस कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ तो हमारा आई ही गायब हो गया, तो अगर हमको आई से ही काम है तो उस पर डिपेंडेंट है एक वेरिएबल 2i था, वो करंट कंट्रोल करंट सोर्स था। ठीक है, 2i था करंट कंट्रोल करंट सोर्स था, तो वही जब गायब हो जाता तो हम कैसे निकालते फिर, ये हो गया। तो इसलिए हम लिखें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क, बट डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क इंडिपेंडेंट नहीं है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क, अच्छा डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क ये वाला जो केस हम लोग देख रहे हैं अभी, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज वैलिड फॉर डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर कंट्रोलिंग वेरिएबल ब्रांच। अगर कंट्रोलिंग वेरिएबल ब्रांच के ऊपर या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो तब जाके वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो लॉस हो जा रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं पाएगा। थैंक यू। तो लेक्चर 16 देखते हैं। इसमें एक 2 एम्पियर का 2 ओम का एक रेजिस्टेंस